एकता जी चाहती है कि वो आप वो भी करो। अच्छा ठीक है, तो ये करके कपड़े उतारो, गेटअप चेंज करो, उधर जाती है। एक ही सेट लगा हुआ था ना, एक के एकदम से कैसे ट्रांजिशन कर लेता है कोई एक एक्टर? अरे पैसा बहुत कमाल की चीज है। पैसा जब वो गांधी जी दिखते हैं ना, तो आपके सारे कैरेक्टर्स बदल जाते हैं। आज के बच्चे इतने सारे सवाल करते हैं अपने माँ बाप से, ये क्यों, ये किस लिए, ये क्यों किया, तुमने किया था क्या जो हम नहीं करेंगे? जरूरत ही नहीं है। लेवल की पॉपुलैरिटी किसी के नहीं। और ये शाहरुख खान जो कहते हैं कि आई एम द लास्ट सुपरस्टार, बच्चन साहब तो अभी भी 100 एक्टर्स हैं हाँ जो इस बॉम्बे में रह रहे सुपरस्टार्स हैं, हैं। सुपरस्टार्स हैं, सुपरस्टार्स हैं। घर के बाहर कोई नहीं। फिर लोग सब बोलते हैं कि आपका हाथ बहुत बड़ा होता है और बोला हो गया गाना कर ले, तो ऐसे मतलब इतनी बात हुई थी। तो कोई एक्टर आपको आके बोले कि सुधा जी आप ऐसा करो, मैं इमीडिएटली स्नप करती हूँ उनको। मैंने किसी एक्टर को ये अथॉरिटी नहीं दी है कि वो आके मुझे करेक्ट करे। डायरेक्टर बोल सकता है तो डायरेक्टर बैठा है, अगर उनको बुरा लग रहा है या उनको कुछ चेंज चाहिए वो आके मुझे बताएंगे। क्या रेंज, क्या उनकी फिल्म जो हत्या आई थी, व्हाट एन एक्ट। मिस करती हूँ आप गोविंदा को? पता नहीं उनको कहाँ से खबर मिली, तो लंच टाइम पे उनका बॉय आया, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले सर बुला रहे, तो मैं गई। एंड वेरी पर्सनल, से वो बैठे थे और मैं बैठी थी। बोले मैंने सुना कि ऐसा ऐसा है, आप फालतू में आके मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो? मौनी रॉय का भी जो डाइवोर्स हुआ, ये बहुत सारी खबरें चली। अगर आपने अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक के सामने खोल दिया है तो प्लस एंड माइनस तो है। काम से रिलेटेड चीजें डाली, पर्सनल लाइफ डालने की जरूरत। सोशल मीडिया पे किसी के खिलाफ भी कुछ भी कह दिया जाता है कि अरे ये तो इसकी सेक्सुअलिटी ये है इसकी, तो अभी मौनी रॉय ने अपने आप को कह दिया कि मैं गे हूँ। बड़ा उसका मतलब उन्होंने ऐसे मजाक किया वे में। इन सब चीज़ों पे अब क्या कि सोशल मीडिया पे कुछ भी That's किसी not के my खिलाफ job. भी। That's not my job. जिंदगी में जब कभी भी हम गिरते हैं तो दोबारा से जब चलने की हमें कहीं से उम्मीद दिखाई देती है, कुछ ऐसी स्टोरीज जब हम पढ़ते हैं तो सुधा जी का नाम सबसे पहले आता है। मैं सबसे पहले मैंने आपके बारे में पढ़ा था जब मैं बहुत छोटा था, स्कूल में था, तब आपके बारे में मेरी इंग्लिश की एक बुक में आपकी पूरी स्टोरी लिखी हुई। जी एक चैप्टर था। तब से मैं आपको जानता हूँ जी कि सुधा चंद्रन कौन है, क्या किया है। और जब मैं इंटरव्यू के लिए आ रहा था मैंने मम्मी को बताया सुधा जी के साथ इंटरव्यू, मैंने कहा हाँ। जी। तो मैं सबसे पहला सवाल ये करूँगा, आपका ज़िंदगी जीने का तरीका क्या है? जिंदगी जीने का तरीका कोई सीख के तो नहीं आता है। आई थिंक सब कुछ हम इसी धरती पर सीखते हैं। शायद हालात आपको सिखाई देता है, क्योंकि जब आप कुछ ऐसी मुश्किल घड़ी में फंस जाते हो ना, तब आपके सामने सिर्फ दो ही चॉइसेस होते हैं, या तो करो या तो छोड़ दो। और मैंने वही फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज़ किया था कि मैंने कहा मैं करूँगी फिर मरूँगी। और जो भी मैंने किया, बहुत अच्छी बात है कि जैसे आप कह रहे हो कि आपने चैप्टर्स में मेरे बारे में पढ़ा है, तो किसी भी इंसान के लिए चैप्टर में या टेक्स्ट बुक्स में एक चैप्टर को पाना और आने वाली पीढ़ी आपके बारे में पढ़े, आई थिंक आई वेरी वेरी लकी। क्योंकि आपके बारे में, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जब पढ़ा जाता वो है तो कि बहुत ही बड़े शख्स हैं। मैं अपने आप को उधर तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि मेरे लिए भी अब्दुल कलाम सर बहुत बड़े आइडल हैं। जिस तरीके से आपने अपनी शुरुआती जीवन से लेकर अभी तक आप जो चलती रही, जी इंसान होता है, थकता है, फिर चलता है, लेकिन आप ऐसा लगता है कभी थकते नहीं? ऐसा क्या है, कौन सा ऐसा एक होता है ना अंदर से कि यार मैं नहीं थकूंगी, कि सुधा कभी हार नहीं सकती है? देखिए मैं भी इंसान हूँ, हाँ थकती तो मैं भी हूँ, हाँ हताश मैं भी होती हूँ। कुछ लोग उसे दिखाते हैं, हाँ। लेकिन मैं ज्यादातर अपना दुख अपने पास ही रखती हूँ। मतलब दुख इन द सेंस कि वही है कि कई देखो इंसान है, कभी अच्छे पल है, कभी मतलब कुछ उतने अच्छे पल नहीं होते। बट मेरा यही मानना है कि जब सुधा चंद्रन बाहर आए तो लोग उसे देखकर एक मुस्कुराहट आए उनके चेहरे पर, ना कि ये कि मैं अपने दुख और दर्द भरी कहानी सुनाऊं और लोग उस पे रोए। और फिर जीने का तरीका क्या है? अगर मैंने कुछ कर दिखाया है तो ये मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं लोगों को वो सीख दूं। और वो सीख अगर मैं दे रही हूँ तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैं हताश हूँ, मैं दुखी हूँ, या मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, ये सब कुछ आई थिंक ये सब हर इंसान की ज़िंदगी में ये सारे इमोशंस है ही। बट टू बिकम सक्सेसफुल आपको उसे पीछे रखना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ लोगों को, आप एक गोल रखो अपनी ज़िंदगी में, एक मिशन रखो, भैया मुझे यहाँ तक पहुँचना है और मैं वहाँ तक पहुँचूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो यही मेरे जीने का तरीका है। तो अभी आपका क्या मिशन है, अभी और क्या बाकी रह गया जो सुधा जी को अभी भी प्राप्त करना है?
जिस दिन आपको ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ हासिल किया, फिर हम यहाँ हैं क्यों? करेक्ट। हमें तो फिर निकल जाना चाहिए और दूसरे लोग जो आ रहे हैं उनके लिए हमें जगह देनी चाहिए ना। तो ऐसा नहीं होता है, कोई भी इंसान ना ही अपनी ख्वाहिशें पूरी कर पाता है, मतलब जब एक ख्वाहिश पूरी होती है तो दूसरी ख्वाहिश उससे पहले ही खड़ी हो जाती है। करेक्ट है। सो ऑब्वियसली कि तभी तो आप आगे बढ़ते हो ना। अगर मेरे पास मेरा घर है, गाड़ी है, पैसा है, गुड हेल्थ है, तो फिर मैं वही सोचूंगी तो फिर अब मुझे क्या करना है, हो गया सब कुछ, चलो जब तक जिंदगी हम काट सकते हैं काटेंगे और जब बुला लेगा तो निकल जाएंगे। वो जिंदगी भी क्या जीना है। जब आपकी मूवी देखता हूँ मैं, नाचे मयूरी मयूरी, उसमें जब आप भगवान के सामने खड़े होते हैं, अभी भी जब आप खड़ी होती हैं, क्या मांगती हैं, क्या कहती हैं? मैं कुछ मांगती नहीं हूँ। अच्छा। मैं कभी मांगती नहीं हूँ, मैं तो हक से डांटती हूँ भगवान को? बिल्कुल। जैसे हम वो मूवीज में देखते थे। हाँ, वही मेरा रवैया है। वैसे बहुत जल्दी मैं जाके हर चीज के लिए मैं भगवान के सामने कभी मुझे ये दो, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैंने कभी नहीं मांगा है। लेकिन जब भी मैंने मांगा है बहुत हक से मांगा है, और वो ऊपर वाला भी जानता है कि जब ये आती है तो बहुत ही एक ऑथेंटिक रीजन के लिए ही आती है। ये फालतू चीजें मांगने मेरे पास नहीं आती, क्योंकि वो बाकी चीजें जो है वो खुद ही हासिल कर सकती है। जो मैं नहीं कर सकती वो मुझे जब ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे बस में नहीं है, तब मैं जाके खड़ी हो जाती हूँ, या तो रोती हूँ या लड़ती हूँ, और मेरे आंसू सिर्फ मेरे भगवान के सामने निकलते हैं। लड़ते किस तरीके से भगवान से, मैं जानना चाहूंगा। जैसे कि हम तो सदा भगवान को देखते कि एक सबसे बड़ी शक्ति है, परम शक्ति है, परमेश्वर है। नहीं, मैं अपने भगवान को दोस्त मानती हूँ। ओके। मैं भगवान को, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा दोस्त है, जिसके सामने मैं रो सकती हूँ, जिसके सामने मैं बात कर सकती हूँ, जिसे मैं डांट सकती हूँ, जिसे हक से मैं मांग सकती हूँ। और जब भी मैं उससे बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जवाब भी मिलता है। एक इनर वॉइस जो है, आपका जो इनर सोल है, वो आपको यस या नो में डेफिनेटली जवाब देता है, लेकिन आपका कनेक्शन उतना डीप होना चाहिए। और जहां तक मैं अपने विश्वास की बात करती हूँ अपने भगवान पर, मेरा एक इम्प्लिसिट फेथ है। मैंने कभी भी अपने इस भरोसे को कभी मैंने डाउट नहीं किया, कभी शक नहीं किया कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, या अब मुझे शक है कि क्या तुम है क्या मेरी जिंदगी में। कभी नहीं। मुझे पता है वो है, और जब मैं उनके सामने घुटने टेकती हूँ तो मुझे पता है कि उसे आना ही है और उसे वो सोल्यूशन देना ही है। अगर आप बताना चाहें, आपने क्या क्या मांगा जो भगवान ने आपको दे दिया, लड़के मना के, प्यार से, पुचकार के? एक्सीडेंट के बाद मैंने वही पूछा कि मैंने कहा जब मैं 15 साल की थी, ऐसे मैंने क्या बड़ी गलती कर दी। करेक्ट। यू नो, एक होता है कि जब आप जिंदगी जीते हो तो हो सकता है जाने अनजाने में इंसान से बहुत सारी गलतियां हो जाती है, तब भी बात समझ में आती है, भैया मैं तो सिर्फ 15 साल की थी। 15 साल में, उसमें तो 8-10 साल तो बचपना था। सही है। तो बचपन में मैं ऐसी क्या गलती कर सकती हूँ जिसके लिए मुझे इतनी बड़ी सजा मिले। फिर 10 से 15 तो आप जिंदगी को देख रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें भी आप कोई गलती नहीं कर सकते, तो फिर मुझे किस बात की सजा है? तो आपको नहीं लगता कि पिछले जन्मों की जो चीजें हो सकता है, मैं उन चीजों में विश्वास डेफिनेटली करती हूँ। मैं बहुत ही पुराने ख्यालात की औरत हूँ, मैं इन चीजों पर विश्वास करती हूँ। ठीक है, अगर मेरे कर्म बुरे थे पिछले जन्म में, ठीक है, हिसाब हो गया, दे दिया तूने मुझे सजा, अब बोल आगे मुझे इसके आगे क्या करना है, तू रास्ता दिखा है ना। तो यही मेरी लड़ाई होती है। ये नहीं कि मैं फिल्मों की तरह खड़े रह के बोलती हूँ कि ये तूने मेरे साथ क्या किया, चलो मुझे कुछ दे दे, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने भगवान के सामने 2 आंसू भी टपका दो ना, वो जानता है। सही बात है। वही तो होता है कनेक्शन। और ये नहीं कि भैया तू मेरे को पास करवा दे तो मैं 4 नारियल चढ़ा दूंगी या 5 नारियल चढ़ा दूंगी या भोग लगा दूंगी, ऐसी बात नहीं। हाँ, ये तो भगवान को रिश्वत देना टाइप हो जाता है। और रिश्वत में तो उन्होंने आपसे कौन सा कर्ज लिया है? हाँ, और 4 नारियल पे भगवान खुश हो जाएगा। नहीं, ऐसा हम सोचते हैं। हाँ, ऐसा हम सोचते हैं। भाई उन्होंने हमसे कोई कर्जा तो नहीं लिया है कि भैया तू ये 5 नारियल रख तो मेरे तेरा ये कर्जा चल अपन हमारे जो बैलेंस शीट है उसमें थोड़ा बहुत आपका कम हो गया, ऐसी बात नहीं है। ये हम सोचते हैं। और यस, जब आपकी कोई मनोकामना पूरी हो जाती है तो आप अपनी तरफ से श्रद्धा के रूप में हम डेफिनेटली रखते हैं।
नॉट टू प्लीज गॉड या भगवान ने, इसलिए नहीं क्योंकि भगवान ने हमसे मांगा है, वो इसलिए कि हमको पता नहीं कि हम थैंक्स गिविंग में क्या ही बोले। सही बात। एक शुक्रिया बोलते हैं, एक शुक्राना बोलते हैं, तमिल में हम नंड्री बोलते हैं। तो ये बोलने के बाद अपने को लगता है कि यार नहीं, ऐसा लगता है कि चलो यार, बिकॉज मेरे जो कुलदेव है वो मुरुगन है, कार्तिक भगवान। कार्तिक भगवान। तो मैं उनके हाथ में जो वेल है, जो उनका एक जिसे हम बहुत मानते हैं, हम मानते हैं कि कार्तिक भगवान का की जो शक्ति है वो उस वेल में है, क्योंकि शूर संहारम उन्होंने उसी से किया था। तो एक अन्याय को इस धरती से निकालने के लिए उन्होंने उस वेल, मतलब जो देवी ने उन्हें ये दिया था कि ये चीज को खत्म करने के लिए दिस इज गोइंग टू बी आवर आर्मर। तो मेरा ये विश्वास है कि मुझे वो वेल पे बहुत विश्वास है। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कोई मनोकामना पूरी हो गई है तो मैं जाती हूँ उस मंदिर में, और मैं हर साल जाती हूँ। ये कहाँ है मंदिर? ये तिरछी में है। तिरछी, जहाँ से हम मतलब हमारे कुलदेव है, बट 4 जनरेशंस पहले हम वहां से निकल गए थे। ओके। जब मेरे ग्रैंडफादर बहुत बीमार थे, उन्हें टीबी हो गया था, तो ऑलमोस्ट डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब ये नहीं बचेंगे, तो नीचे डाल दिया था। हम जैसे साउथ में होता है कि अब नीचे डाल देते। तब वहां पर कोई एक फकीर क्रॉस कर रहे थे उस घर के सामने से, जाते जाते उन्होंने बोला वैलूरान वैलूरान। तब मेरे ग्रैंडफादर जो एस एस्ट्रोलॉजर, ग्रेट ग्रैंडफादर जो एस एस्ट्रोलॉजर थे, उस टाइम के सबसे नामचीन एस्ट्रोलॉजर थे, सडनली उन्होंने ये नाम सुनने के बाद उन्होंने कहा 1 मिनट, शायद हम कुछ भूले हैं, हमारे कुलदेव यहाँ नहीं है, वायलूर में है, जो ट्रिची से 7 किलोमीटर दूर है। इमीडिएटली मेरी ग्रैंडमदर ने कुछ पैसे, मतलब मन्नत मांगी, उन्होंने रखा कि जैसे ये ठीक हो जाएंगे मैं वहां आऊंगी। और ये परंपरा तब से लेके आज तक, मेरी ग्रैंडमदर चली गई, मेरे फादर चले गए, बट मेरी ग्रैंडमदर, मेरे फादर ने हमें यही सीख दी है कि हर साल वहां जाओ। इट कुड बी अ थैंक्स गिविंग, इट कुड बी आप अपने जो दिल की बातें कहना चाहते हो, जाओ वहां जाकर उसके सामने कहो, एंड ही विल फाइंड अ सॉल्यूशन। क्योंकि एक्सीडेंट के बाद जब मैंने अपनी ग्रैंडमदर से ये बात पूछी थी कि ऐसी किस बात की सजा मुझे मिली है, क्योंकि मैं उसी मंदिर से आ रही थी जब ये एक्सीडेंट हुआ था, तब लोगों ने यही कहा कि अब बोलो, मंदिर से आ रही थी तो क्या ये सजा है? तब मेरी ग्रैंडमदर ने एक ही बात कही थी, आज जो हुआ उस पर यकीन मत करो, जो आने वाला है उसका इंतजार करो। अनपढ़ थी मेरी ग्रैंडमदर, कितनी पॉजिटिव माइंडसेट की महिला थी। बहुत पॉजिटिव। शायद मैं वैसे पैदा नहीं हुई हूँ, बट जो जीन्स है ना, जैसे मेरी ग्रैंडमदर है, मेरे फादर हैं, बहुत ही पॉजिटिव सोचते थे। जैसे मेरे फादर जब बीमार भी थे तो पापा ऐसा लग रहा है पता कुछ नहीं होगा, जब टाइम आएगा ना वो आएगा और मुझे लेकर जाएगा। करेक्ट। और वैसा ही हुआ, क्योंकि जब वो आईसीयू में थे और मैं बाहर बैठी थी, मैं अकेली थी, तो मुझे बाकायदा जब मैं आंखें बंद करके मैं बैठी थी, क्योंकि ही वाज ऑलमोस्ट सिंकिंग, तो मैंने कहा अब यार या तो इस पार या उस पार, अब नहीं तड़पाओ, उस आत्मा को मत तड़पाओ। मैंने कहा जिंदगी में उनके मुंह से सिर्फ एक ही नाम आया है और वो तुम्हारा नाम है। मैं सिर्फ ये बोल रही थी और मेरे आंखों के सामने एक पीकॉक, जो उनका मयूर वाहन है, मुझे ऐसा लगा कि वो जा रहा है। ये मेरा इमेजिनेशन है, मैं ये नहीं जानती, बट ये मैंने देखा। और 15 मिनट में डॉक्टर्स ने मुझे अंदर बुलाया, बोला क्या ये सिंह, कॉल योर पीपल। मैंने कहा कि चलो, जैसे वो चाहते थे वो आ गया और वही लेकर जाए। और 1 साल के बाद जब मैं उस मंदिर में गई और जब मेरी एंट्री हो रही थी, तो एक दीवार के ऊपर मैंने वो मयूर को देखा। सो आई सेड कि चलो, माय फादर इज रीच्ड वेयर ही वांट्स टू रीच। तो यही है शायद डाउन लाइन जो हम हमारे ग्रैंडमदर से, हमारे पिताजी से जो सीखते हैं, उन्हीं वैल्यूज के साथ मैं जी रही हूँ। अच्छा, मैं देखता हूँ कि शिव भगवान के 2 पुत्र, गणेश जी और कार्तिकेय। कार्तिकेय बड़े, कार्तिकेय की पूजा तमिलनाडु में ज़्यादातर की जाती है। यस। इसका कोई रीजन, अगर कुछ ऐसा मैं समझ सकूं? पता नहीं, आई थिंक जब वो आम की बात हुई थी, गणपति जी तो वो आम के लेने के लिए वो अपने माता पिता के, मतलब वो पूरा चक्कर मार के बोले कि भैया मेरे स्वर्ग नर्क सब कुछ मेरे, मतलब आप ही हो। बट ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, एंड ही इज अ वॉरियर, बेसिकली ही इज अ वॉरियर, मुरुगन जो है, एंड ही इज अ लॉर्ड ऑफ आर्ट। तो वो एज यूजुअल पीकॉक पे बैठे और चले गए। पूरे पृथ्वी के 3 राउंड आकर देखे तो तब तक तो गणपति बापा तो खा रहे थे, तो वो नाराज हो गए थे, एंड ही वेंट ऑफ टू पाइनी।
एंड इस आप जो भी मुझे मिलने आएंगे वो मुझे वहां आएंगे मुझे मिलने। आप देखिए कार्तिक भगवान के ज्यादातर जितने मंदिर है ना वो हिल टॉप्स पे ही होते हैं। यू कैन हार्डली फाइंड अ कार्तिक भगवान टेम्पल, मतलब जो ओरिजिनल टेम्पल्स है जो उनके आर पड़े हम बोलते हैं 6 हाउसेस ऑफ लॉर्ड मुर्गा इज ऑलवेज ऑन द हिल टॉप। ओके। एंड दैट इज मेजरली इन साउथ। अच्छा, आपकी मूवी का नाम भी मयूरी, जी। तो मयूर से बड़ी खुश हुई होंगी आप कि मेरे फादर ने ये बात Correct. कही थी। हाँ। उन्होंने वही कहा कि देखो सुधा, तुमने यही सवाल पूछा था कि क्या जवाब है, बोलता है अब और क्रिस्टल क्लियर तुमको क्या चाहिए। मयूर कार्तिक भगवान के वाहन है, तुम्हारी फिल्म मयूरी है। सबसे ज्यादा जब लोगों ने कहा कि तुम डांसर क्या बनोगे, अब तो एक्सीडेंट हो गया, अब क्या ही तुम डांसर बनोगी, मैंने डांस की। उसके बाद जब फिल्म बनी इट वाज मयूरी। तो अब इंसान अंधा होगा जब आप इस क्रोनोलॉजी को नहीं देख पा रहे हो, आप बेवकूफ हो, क्योंकि बार बार ऊपर वाला आपको साइंस दे रहा है कि मैं हूं तुम्हारे साथ, बट शायद तुम या तो अपने आप में इतने लीन हो कि तुम्हें ये चीजें दिखती नहीं। सो जब आप अपनी आंखें खोलकर इन चीजों को देखोगे, खोजोगे, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। मतलब लोग बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा मतलब रिलीजियस हो, मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस करती हूँ। हाँ मैं हूँ, इसमें क्या बुराई। करेक्ट है, रिलीजियस होना बहुत अच्छी बात है। यस ऑफ कोर्स। और एक जगह मैं आपका वीडियो देख रहा था तो शायद आपने कहीं पर जिक्र किया था कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं थक गई हूँ या ऐसा, तो मैं स्पिरिचुअल हो जाती हूँ, रिलीजियन की तरफ चली जाती हूँ, मतलब भक्ति पूजा की तरफ। वैसे भी मैं ज्यादा भक्ति पूजा नहीं करती। अच्छा। यू कैन नेवर सी मी गोइंग टू एवरी टेम्पल, माता देखना, वो सब मैं नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भगवान जो है वो मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ ही है। ओके। वो मेरे साथ चल रहा है। और जब भी मैं घर से निकलती हूँ, जब मैं यही बोलती हूँ चल दोस्त निकलते काम पे, तो चल मेरे साथ। और मैं इस कॉन्फिडेंस से निकलती हूँ कि मुझे पता है कि जब ये मेरे साथ है तो क्या होगा। आधी लड़ाई तो मैं खुद ही लड़ लेती हूँ, जो मेरे से नहीं होता तो वो लड़ लेगा। अच्छा मैम, आपसे लोग डरते हैं? बहुत डरते, पता नहीं क्यों। आपकी आवाज से या उस तरीके की तो पर्सनैलिटी? मैं कौन सी मिस्टर बच्चन हूँ कि मेरी आवाज से लोग डरेंगे। बट जैसे कि माना जाता है औरतों की आवाज बहुत पतली होती है, लेकिन आपकी आवाज थोड़ी ऐसे होते हैं ना कि मर्दानी। नहीं, अगर आप थोड़ा सा भी चिल्ला दो, शाउट कर दो, तो यहाँ पर सब शांत हो जाएगा। हाँ वो तो है, होता है ऐसा? डर तो है लोगों के दिल में। स्कूल कॉलेज में भी बहुत शांत थी मैं, तो ऐसे एकदम से बदलाव? शादी के बाद शायद। लड़ते पंजाबी लड़ते? से नहीं, मैं कभी लड़ी नहीं हूँ, मैं लड़ती नहीं हूँ। पंजाबी से मैं क्या ही लड़ूं, मैं एक मद्रासी, मेरे हस्बैंड पंजाबी, यूपी के हैं, फरुखाबाद के, तो अब मैं क्या लड़ूं अपने पति से। बट एक होता है कि हम जो साउथ इंडियंस है ना, बहुत शेल्टर्ड लाइफ जीते हैं। एंड बीइंग द ओनली चाइल्ड, मेरी माँ बहुत पर्टिकुलर थी कि मेरी आवाज कभी ऊंची ना हो। शी वॉज वेरी पर्टिकुलर। और लास्ट जब वो इस दुनिया से भी गई, जाते जाते 2 चीजें वो मुझसे कह के गई। पहली बार, मतलब इतने सालों में मेरे की कभी नहीं बोलती थी मुझे, बट कहा कि वाकई तुम बहुत सुंदर हो। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने एक बहुत सुंदर बेटी को जन्म दिया। क्या बात। आई थिंक मेरे लाइफ में मेरी माँ ने कभी नहीं कही ये बात। वो हमेशा मुझे क्रिटिसाइज करती थी, यार ये बराबर नहीं है, देख तेरी आंखें कितनी छोटी है, तेरे बाल लंबे नहीं है साउथ इंडियन की तरह। तो वो कुछ ना कुछ, मतलब 100 on 100 मेरी माँ ने कभी नहीं दिया। कहीं नजर ना लग जाए ये एक थॉट हो सकता है, या ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाओ, ये है। और मेरी माँ बहुत डरती थी, मतलब वो बहुत स्ट्रांग औरत थी, बट इन चीजों से बहुत डरती थी। नजर, टोक, ब्लैक मैजिक, नहीं कोई किसी ने कुछ दिया तो मत खा, पता नहीं उसमें क्या है। तो वो एक डर, पता नहीं, मे बी बिकॉज एक ही बेटी हूँ, ना भाई ना बहन, तो ऑब्वियसली वो तो है ही, वो तो बात है। और मेरी माँ की दुनिया में सिर्फ हम 2 ही लोग एग्जिस्ट करते थे, मेरे पिता और मैं। उनकी दुनिया बहुत छोटी थी, 3 लोगों का परिवार, उसके आगे वो कुछ नहीं देखती थी। मतलब वो कहती थी कि भाई मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मेरी दुनिया बड़ी नहीं है, मैं जीऊंगी और मरूंगी अपने पति और अपनी बेटी के लिए। अच्छा, आपके माता पिता आपकी तारीफ करते थे कि ये आप करके आई हो, ये बहुत अच्छा किया है? मेरे फादर बहुत तारीफ करते थे। अच्छा, फादर बहुत तारीफ करते थे, बताते थे कि ये गलती है, ये वो तो एक्टर। मेरी माँ तो दिन भर यही बोलती थी, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म भी करके आऊंगी ना तो सब बोलेंगे व्हाट अ परफॉर्मर, व्हाट अ परफॉर्मेंस। नहीं सुधा, एक बीट गया था याद है ना, और तुमने गुरु की तरफ देखा था और हंसी थी। मैंने कहा अम्मा 100 पे 99.9 बराबर किया था। बोलते नो,
जिस तरह से तुम प्रैक्टिस करती हो, हाँ। मैं तुमसे घर का काम नहीं करवाती। अच्छा। तुम्हें जिंदगी में सिर्फ 2 ही चीजें करनी है, पढ़ाई और डांस। अगर वो भी तुम 100% नहीं कर सकती तो फिर क्या मतलब है। ना हम तुम पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते, ना हम तुमसे ये कहते कि जाओ जाकर कमा के आओ, कोई कंपल्शन नहीं है। तो जो तुम्हारे अंदर 2 कलाएं हैं उसमें तो तुम कंप्लीट बनो, 100 ऑन 100 तो लेकर आओ। वो 1.1 क्यों छोड़ रही हो। तो माय मदर ऑलवेज बिलीव्ड कि भैया मेरी बेटी जो है वो परफेक्ट है, वो उसके नीचे नहीं जा सकती। तो ये मेरी माँ थी, बट बहुत साइलेंट थी वो कभी लोगों के सामने नहीं बोलती थी, ऐसे कॉर्नर में ले जाके बोलती थी कि जब मैं सेट पे भी ज्यादा हंसती थी, मेरी माँ हमेशा रहती थी सेट पे, लड़कियां इतनी नहीं हंसती, तुमको इतना बात कर रही हो। पर ऐसा क्यों? आई डोंट नो, वो नेचर था उनका एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट इट। मुझे कभी बुरा नहीं लगा। जैसे होता है ना, खींच जाते हैं, क्या मम्मी आप नहीं, क्योंकि बेटियां पापा की तो बहुत लड़ैती होती, ये तो है। बट मेरे फादर ने मेरा ग्रोइंग अप टाइम ही नहीं देखा था ना, क्योंकि वो ऑफिस जाते थे, 7 बजे घर आते थे, तब तक तो मेरी कहानी खत्म हो जाए, बिकॉज 8 साढ़े 8 बजे तो हम सो जाते थे। आपके हर स्ट्रगल में माँ सबसे पहले आगे रही। मेरी माँ की वजह से मैं इतनी स्ट्रांगली लड़ पाई। कई बार ना आप रियलाइज नहीं करते हो कि आपके घर में जो मेन औरत जो है वो आपकी माँ है। बिल्कुल, मेरे घर में भी है। हाँ, तो वो आपकी डिसाइडिंग फैक्टर है कि जैसे मेरे फादर वो आधे घंटे तक बात कर सकते हैं, मेरी माँ एक लाइन में बोलती थी, हाँ या ना। और जब वो बोलती थी वो हम सब फॉलो करते थे। मतलब जिंदगी में जैसे हमारे में राहु काल हम देखते हैं, यमगंडम हम देखते हैं, राहु काल में कभी एग्रीमेंट उन्होंने कभी मुझे साइन करने नहीं दी और मैं आज तक उसे फॉलो करती हूँ। इनफैक्ट जब मेरे हस्बैंड घर आए, मतलब शादी करके, तो मुझे बोलते चल यार ये पेपर साइन कर। मैंने कहा नहीं, ये राहु काल है। तो भैया ये राहु काल क्या होता है? अच्छा ये राहु काल, अच्छा हर डे चेंज होता है हमारा, यू नो, या राहु काल चेंजेस एवरी डे। मंडे इट इज 7:30 to 9, ट्यूसडे इट्स 3:30 to 6, ऐसा कुछ याद रहते हैं मुझे। मेरे पास तो पूरा चार्ट है, पूरा पंचांग जिसे कहते हैं। इट्स नॉट पंचांग, राहु काल के टाइमिंग्स होते हैं। अच्छा, राहु काल एज पर द डेज, जैसे संडे को 4:30 to 6। ब्राह्मण है, इस वजह से आप इस चीज को फॉलो करते हैं? मेरी माँ की वजह से। मैं ये सब नहीं जानती। मैं अपने माँ और पिताजी के आर्डेंट फॉलोअर हूँ। मैंने कभी उनसे ये सवाल नहीं पूछा कि ये क्यों और ये क्यों नहीं। इसलिए मैं बहुत इरिटेटेड हो जाती हूँ जब आज के बच्चे इतने सारे सवाल करते हैं अपने माँ बाप से। ये क्यों, ये किस लिए, ये क्यों किया, तुमने किया था क्या जो हम नहीं करेंगे? जरूरत ही नहीं। बेहद आज्ञाकारी बेटी रही हैं आप। आज्ञाकारी बेटी थी या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, बट मुझे इतना भरोसा था कि मेरे माता पिता जो बोल रहे हैं वो कभी गलत नहीं हो सकता। इतना भरोसा था कि वो मुझे कभी गलत दिशा में नहीं ले जाएंगे। तो सवाल जवाब करने के बजाय बेहतर यही होगा ना कि उतना टाइम हम क्यों वेस्ट करें। भाई आप जो बोल रहे हो सही है, कर लिया, और उसमें हमारा कोई लॉस तो नहीं हुआ, हमने हमेशा गेन ही किया है, तो फिर मैं क्यों नहीं फॉलो करूं? मैं नहीं चाहती थी कि मैं एक्टिंग में हो, बट मेरे फादर ने कहा कि जब फिल्म तुम्हारी जिंदगी पे बन रही है कर लो, आगे चल के नहीं करना है मत करो, कोई कंपल्शन नहीं है। सही बात है। बट क्या है, इस फिल्म्स की वजह से काफी लोग प्रेरित होंगे। बिल्कुल। तो ये तुम करो, फिल्म के रूप में नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए ऊपर वाले ने तुम्हें चुना है, और शायद इस वजह से तुम्हें ये सारी तकलीफें झेलनी पड़ी, क्योंकि तुम एक मसीहा बन के लोगों के सामने आओगे, और जब तुम इस दुनिया से जाओगे तब लोग तुम्हें याद करेंगे। ये बहुत जरूरी है। जैसे पैरालंपिक्स में कोई भी हमारा खिलाड़ी जब गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर जीत के आता है, कितना गर्व की बात है, गर्व की बात है। और अब जाके उन्हें रिकॉग्निशन अब मिल रहा है। यू नो, ये लोग कब से कर रहे हैं, लेकिन वो वक्त का हमें इंतजार करना पड़ा कि क्रिकेट के अलावा भी दूसरे स्पोर्ट्स है इंडिया में जिसको हमें इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। यू नो, हमने कभी नहीं सोचा था, वुमेन्स क्रिकेट तो तब से चल रहा था, बट आज देखिए हर मैच जीत के आ रहे हैं, हर मैच। सो यू फील सो प्राउड। मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि आप बिल्कुल हेमा मालिनी की तरह आपकी जिंदगी है। नाचना, तमिल से होना और इंडस्ट्री में इतने टाइम से होना, और फिर पंजाबी के साथ शादी करना, वो हमेशा होता है ना, साउथ नॉर्थ कॉम्बिनेशन हमेशा वर्क करता है। हेमा जी क्या, वैजयंतीमाला जी भी, बाली सर, उसके बाद हेमा जी, फिर मैं, विद्या बालन अगेन।
सो कॉम्बिनेशन हमेशा वर्क किया है। बट ये नॉर्थ साउथ जब एक साथ होते हैं, मिक्स होते, लगता कैसा है? लेकिन जब कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है। हाँ। क्योंकि जिंदगी की शादी के पहले 3 साल एडजस्टमेंट में ही चला जाता है, और तब तक आप यूज्ड टू हो जाते हो, इसलिए हमारी शादियां नहीं टूटती। ये एक रीजन है कि भैया 3 साल समझने में। मेरे हस्बैंड बोलते थे, यार ये रोज इडली वड़ा सांबार। अब तो सवेरे उठ के बोलते, ताई आज इडली है कि वड़ा है कि सांबार है कि उपमा है। मैंने कहा देखा, तो मेरे फादर तो जाते जाते यही बोले कि ये रवि डैंग नहीं है, ये तो रविचंद्रन बन गया है। So, वो बड़ा मजा आता है। एंड आई ऑलवेज लव्ड पंजाबीज बिकॉज जिंदगी जीने का जो उनका नजरिया है ना, हाँ, बहुत अलग है, डायनेमिक है। जैसे मैंने कहा कि शादी के बाद मैं बहुत शाई थी, मतलब मैं बोलती थी, अपने लिए बोलती थी, बट मेरी आवाज नहीं उठती थी। जैसे मैं सेट पे गई, किसी ने कुछ बोल दिया, तो एक होता ना कि आपकी अपब्रिंगिंग है, कल्चर है। मेरी माँ बोलती थी कभी बदतमीजी से बात नहीं करना, कभी बैक आंसर नहीं करना, छोड़ दो, बोल दिया तो वो उनकी प्रॉब्लम है, छोड़ दो। लेकिन शादी के बाद जब मैं आई तो एक पूरी जिंदगी मेरी यू टर्न हो गई थी। करेक्ट। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्या हुआ, तो मैं मुंह लटका के आती थी। ऐसा नहीं है कि ना हर रोज सेट पे अच्छा ही हो। अब किसी ने कुछ बोल दिया या किसी ने कुछ कह दिया तो भाई इंसान है, आप अफेक्ट तो होते ही हो। तो घर आके थोड़ा सा मुंह लटका के बैठ जाती थी। तो मेरे हस्बैंड बोलते क्या हुआ, मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ यार, उसने ऐसा बोल दिया। अच्छा तो तुमने जवाब नहीं दिया? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात नहीं है। बोला कब तक जवाब नहीं दोगी, रोज मुंह लटका क्या होगी क्या? मैंने कहा नहीं वो बात भी नहीं है, पता है एक ही बात में काम खत्म कर दो ना। एक बार जवाब दोगी ना, दूसरी बार वो हिम्मत नहीं करेंगे तुमसे बात करने की। वहां बस मेरे हस्बैंड ने सिर्फ इतना ही बोला था। अब तो मेरे हस्बैंड बोलते अब तो चुप बैठ यार, अब तो कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो तो। So, अब इतना परिवर्तन आ गया मुझ में, शायद इसी वजह से लोग मुझसे डरते हैं। बट जब लोग मेरे बहुत नजदीक आते हैं, जब लोग मुझे एक्चुअली जानने लगते हैं, तब बोलते सुधा जी आप ऐसे नहीं हो जैसे हमने सोचा था। और खास तौर से आप चूंकि नेगेटिव रोल्स कर रही हूँ, तो एक तो वो एटीट्यूड, और मैं डांसर हूँ तो किसी ने भी कुछ बोल दिया तो मैं ऐसे देखती हूँ, नहीं नहीं सुधा जी प्लीज। आंखें भी बड़ी बड़ी। हाँ बड़ी बड़ी नहीं है, आंखें बड़ी बना देती हूँ और कुछ नहीं है। अब जैसे मेरा विजय है, वो मेरे साथ मतलब 20 साल से है, बट तभी मैं बोलते विजय क्या हुआ मैडम? अरे मैंने कहा भाई इतना क्या डरना, वैसे बोलता रहता है। जब एक आवाज मेरी उठेगी तो लोग डरते हैं, सिवाय मेरे पति के। अच्छा नहीं वो नहीं डरता। लड़ाई होती तो क्या होता है? आप नहीं प्यार की मतलब तमिल से स्टार्ट होते हैं वो पंजाबी नहीं या हिंदी में, इंग्लिश में, मतलब एक कॉमन लैंग्वेज चुन लेते हैं। अब जब गुस्सा आता है तो आदमी भाषा थोड़ी ना ढूंढेगा, मराठी में आए तो मराठी में दो, हिंदी में आए तो हिंदी में दो। भाई मुद्दे की बात यह है कि अपना मुद्दा आगे आगे जाना चाहिए। अब आप शब्दों को या लैंग्वेज को नहीं ढूंढ सकते। ओके। सो वैसे लड़ाई भी क्या ही होती है जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि साथ में जीना है। तो फिर और लड़ाई, बिना लड़ाई की लाइफ बड़ी बोरिंग भी होती है। क्या बात कही आपने, मतलब पहली बार मैं किसी औरत से मिल रहा हूँ जो ये कह रही है कि लड़ाई भी बड़ी अच्छी लगती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, वरना ऐसा लगता है कि वो दिन बड़ा वेस्ट हो गया है कि हमने हम लड़े नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? कितने घंटे तक की लड़ाई थी? या वो 10 खाने के टाइम पे तो हो ही जाता है। मैं ऐसे मतलब मैं अकेली नहीं खा सकती, तो मैं मतलब वो मुंह सुजा के भी बैठेगा, वो ऐसे भी इतना भी नहीं, मतलब थोड़ा चल प्यार वाली लड़ाई। चल खाना खाएगा क्या, आजा। मैं कभी रूठ के बैठ गई तो तू खाना खाने वाली है कि नहीं? मैंने कहा तू जा खाना खा ले। मतलब मैं नहीं खाऊंगा, तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। बोले चलो फ्रिज में रखता हूँ खाना। मैं नहीं बासी खाना नहीं खा सकते हम, अगले दिन मैं नहीं खाऊंगी। तो मैं वहाँ दोनों उठ के फिर खा लेते। अच्छा, आजकल की रिलेशनशिप बड़ी जल्दी जल्दी टूट जाती है जी। आपको क्या लगता है इसके पीछे कि मतलब अगर आप निभाना चाहते हो, रिश्ता वही है, आज टूट रहे तब भी टूटते थे। पहले लगता है कि ग्राफ बहुत कम था। वो इसलिए क्योंकि वो दे वांटेड द मैरिज टू वर्क। कोई दो परफेक्ट लोग कभी जिंदगी में नहीं मिलेंगे। दो इम्परफेक्ट लोग जब मिलते हैं ना, तभी तो मजा है। क्योंकि मैं आपके इम्परफेक्शंस को मैं स्वीकार करूं, मेरे इम्परफेक्शंस को आप स्वीकार करें, और एक पॉइंट पे आके ये सारे इम्परफेक्शंस परफेक्शंस में ब्लेंड होते हैं। और जब आप डिसाइड करते हो, और उस वक्त ना हम टाइम लेते थे शादी करने के लिए। जैसे मैं और मेरे हस्बैंड, हमने 7 साल लिए थे शादी करने में। यस, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन मेरा ये था कि मैं इकलौती हूं, पर मैं अपने माता पिता के साथ नहीं रहूंगी, और ना हम दोनों शादी के बाद उनके साथ रहेंगे। मैंने कहा सबसे पहले एक घर ले लेना, छोटा हो बड़ा हो, एक रूम हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शादी जिस दिन मेरी होती है, अपना बैग उठाऊंगी और मैं तुम्हारे पास आऊंगी।
सेकंड, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने माँ बाप के घर नहीं जाऊंगी। वो जो भी होगा फिर हम यहीं पर निपटाएंगे। आई विल नेवर गो बैक। तो क्या होता है कि आप अपने आप को वो टाइम देते हो एक दूसरे को समझने के लिए। ये नहीं कि मैं परफेक्ट हूं भाई, उस बंदे को भी तो टाइम मिलना चाहिए कि ये लड़की है कैसी। सही बात है। प्लस हम हमेशा इसी बात पर बिलीव करते हैं कि शादी दो इंसानों के बीच की बात नहीं है, दो परिवारों के बीच की। तो उनके परिवार मुझे अपनाए, मेरा परिवार मेरे पति को अपनाए, उस परिवार को अपनाए, बिकॉज दो टोटली अलग कल्चर्स हैं। मद्रासी साउथ इंडियंस बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, एजुकेटेड है, बहुत कम बोलते हैं, बहुत सॉफ्टली बोलते हैं। टोटल कॉन्ट्रास्ट पंजाबी बिल्कुल अलग। दे आर वेरी लाउड, दे आर वेरी लाउड। तो हालांकि मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, बट हाँ मतलब किसी की भी शादी हो मेरे पति के घर में, सबसे पहले नाचने वाली मैं ही रहती हूँ। जैसे कि मतलब मेरे कोई मतलब भाई की शादी और मैं नाचती जा रही हूँ। सो बट एक होता ना कि दैट्स हाउ यू हैव टू लीड लाइफ। मतलब तो ये कॉन्ट्रास्ट में भी हमने वो एक कॉमन ग्राउंड हमने ढूंढा कि भैया सबसे पहले ये किसी भी हालत में हम अलग नहीं होंगे। इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, फिर हम शादी करेंगे। इसीलिए हमारी शादियां टिक गई। मतलब आप लोगों ने पहले से शुरू में यही बात कह दी थी कि हम अलग नहीं, अगर साथ हो रहे हैं तो साथ जीवन भर। हाँ, उसके लिए हम थोड़ा सा वक्त भी ले, समझो, मैं आपको समझू, आप मुझे समझे। क्योंकि क्या होता है जब आप डेट कर रहे हो या किसी को आप चाहते हो, आप आधे घंटे से ज्यादा या 1 घंटे से ज्यादा आप उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो। बट 24 घंटे जब आप उसी इंसान के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तब आपको पता चलता है कि भैया ये वो नहीं है जो हमने सोचा था। तब आपको लगता है कि मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। माँ बेटी के बीच में भी इतने मिसअंडरस्टैंडिंग्स इसलिए आते हैं, हालांकि एक ही खून है, तो एक पराया खून, उसमें तो टाइम लगता ही है। बिल्कुल, तो वो टाइम अपने आप को दो तो सही। और ये बात नहीं है कि तुम कितना कमा रहे हो और मैं कितना कमा रही हूँ, ये कभी बीच में नहीं आया आपके। पैसा कभी बीच में नहीं आया, क्योंकि पहले 8 साल में मेरे पास कोई काम नहीं था, मेरे हस्बैंड कमा रहे थे। उसके बाद जब मेरा पीरियड शुरू हुआ, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि तुम प्रोड्यूसर बनो। और वो तो मतलब मैं तो कंजूस हूँ ही, वो तो मुझसे भी ज्यादा कंजूस है। हाँ, पैसे ही नहीं खर्च करेगा। बहुत बड़ी बात है कि पंजाबी कोई कंजूस। एग्जैक्टली मैंने वही कहा, मैंने कहा तू गलती से मतलब कहीं मद्रासी से तो मिलके नहीं आया कि मतलब कहीं हवा ऐसे लग गई थी कि भैया इंटरेस्ट जोड़ो, बैंक में डालो। हाँ, तो वो मतलब 10 बार सोचेगा ये चाहिए क्या। जैसे आप कोई भी मॉल में गए, ये नहीं कि एक्सपेंसिव है, अरे यार ये सूप बहुत अच्छा है, अरे घर में पड़ा है यार 6, वो तो खत्म होने दो। दैट्स इट। क्या होता है कि ही रिस्पेक्ट्स योर मनी, फ्लैम्बॉयंट नहीं है। आजकल काफ़ी सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, कहा जाता है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे केसेस आ रहे हैं जब बेटी पढ़ गई, उसकी जॉब लग गई, फिर वो लड़की कई दफ़ा ताने मार देती है कि मैं भी तो कमा रही हूँ, एक बराबरी वाली बात आ जाती है, उस जगह रिश्ता बड़ा खराब, रिश्ता टूट गया भाई, वहाँ टूट जाता है, टूट गया। तुम क्या कमाते हो, वो तब नहीं पता चलता है, जब बात बहुत आगे बढ़ जाती है ना, तब यही मुद्दा होता है आपके सेपरेशन का। आपको ना पति को ना पत्नी को ये बात कहने की जरूरत है, क्योंकि हम कमा रहे हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए। तो फिर उसमें तेरा और मेरा कहां से आ गया? दैट इज द रीजन। मतलब जो आपने सवाल पूछा तो यही जवाब है। बिल्कुल, मतलब बीच में ऐसा कुछ भी एक अंडरस्टैंडिंग खराब नहीं होनी चाहिए। ये सोचा जाए कि एक परिवार है, कभी एहसान मत जताओ कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, फिर तो आपकी शादी नहीं है, फिर तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना। हाँ, तो शादी को कॉन्ट्रैक्ट मत बनाइए। बिजनेस पार्टनरशिप टाइप की बात हो गई कि यहाँ 60% मेरा 40%, सवाल ही नहीं होता है। आप देखिए ना पुराने अगर हम जनरेशन्स की शादियां देखें, कोई भी पति पत्नी परफेक्ट नहीं थे अंडरस्टैंडिंग में। जैसे मेरे फादर और मदर बोलते हैं ना कि 36 गुण मिलने चाहिए, मैंने कहा शायद ही मेरे फादर और मदर का 1 गुण मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बट वो कभी अलग नहीं हुए। दिन भर मतलब मेरे फादर कुछ बोलते थे, मेरी माँ कुछ बोलती थी, जो मतलब कहीं पर भी एक पॉइंट मतलब मिलना है ही नहीं, बट वो एक दूसरे के बिना जी नहीं पाए। वो होती है अंडरस्टैंडिंग, वो होती है कमिटमेंट। करेक्ट। मैम,
आपने फिल्म इंडस्ट्री से स्टार्ट किया, फिल्म्स बनाई, टीवी सीरियल्स में आई, और आज आप एक बहुत बड़ा रूप धारण कर चुके हैं। आप गली चौराहे घर बंगला कहीं भी आप हर जगह पहचानी जाती हैं। जब ये फीलिंग्स आती हैं, जब हर तरफ से ऐसी होता है ना कि तारीफ़ें मिलती हैं, तो इंसान किस तरीके से रिएक्ट करता है? आप किस तरीके से रिएक्ट करती हैं इन सारी चीज़ों को? उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत रंग लाई। अच्छा हुआ मैंने नहीं छोड़ा, अच्छा हुआ कि जो मैंने सोचा था वो मैंने कर दिखाया। क्योंकि अगर उस वक्त मैं सोचती, और हर डिसीजन में हमेशा बोलती हूँ कि बहुत टाइम आप सोचोगे ना तो नहीं कर पाओगे। वो एक स्पर ऑफ द मोमेंट में आप वो डिसीजन लेते हो कि मुझे करना है या नहीं। क्योंकि आप जब अपने आप को बहुत ज़्यादा वक्त देते हो ना समझने में, ये क्या वो क्या, प्लस माइनस, कर पाऊंगी नहीं, बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द ना, हो सकता है आपके अच्छे के लिए हो, आपकी भलाई के लिए, या फिर नहीं चाहते हो कि आप आगे बढ़े, उसमें आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हो। तो वो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट निकल जाता है। जैसे मेरे साथ भी लोग बोलते थे अब क्या है, डांस नहीं है तो पढ़ाई तो है ही ना। तो मैं बोलती थी कि भाई पढ़ाई तो हूँ, मैं अच्छी स्टूडेंट हूँ, अरे पर जो मैंने खोया है वो मुझे पाना है ना। सही बात है। तो और मैं आपके पास तो नहीं आई थी एडवाइस के लिए, तो आप फालतू में आके मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो। मैंने कहा आंटी जब मैं कहीं फंस जाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं आऊँगी। अब मेरे फादर मदर हैं जिसके साथ मैं डिस्कस कर सकती हूँ, और मेरे पास भी दिमाग है ना। फर्स्ट रैंक वाला। हाँ, आप तो सदा फर्स्ट हमेशा हमेशा नहीं। सी अदर देन दैट, सी हर इंसान को, मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि एक घोड़े को आप पानी पिलाने के लिए वहां तक ले जा सकते हो, अब घोड़ा फैसला करता है कि उसे पानी पीना है या नहीं पीना। बात वही है ना। सी आपको एक पॉइंट तक आपके पेरेंट्स लेकर जाएंगे, उसके आगे आपकी लड़ाई है। करेक्ट। दे कैन शो यू द वे, आपका हाथ पकड़ के वो आपको वहां तक ले जा सकते कि बेटा यहाँ से तुम्हें ये जंग लड़नी है, तुम देख लो। और जब वो आपको हाथ पकड़कर लेकर जाते हैं ना, वो जो हम एक्सपीरियंस उनका हम लेते हैं, वो ही आपके लिए बहुत यूजफुल होता है कि आप वो जंग जीत पाओगे या नहीं पाओगे। हर लड़की की जिंदगी में उनके जो पिता है वो उनका फर्स्ट हीरो होता है। मैम जब आपने नागिन किया, उससे जब इतना बड़ा रिकॉग्निशन मिला, फर्स्ट सेकंड बहुत सारे आपने सीजन्स की, जब नहीं की तब कितना ज़्यादा आपको सवाल, बार बार सवाल, अब क्यों नहीं हो, आप क्यों नहीं, अभी वाले सीजन में भी आप नहीं है, लोग कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अरे लोग मुझे आके पूछते हैं, डांटते हैं मुझे, ये क्या किया आपने, यामिनी क्यों नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, नागिन के बगैर ऐसा क्या, या क्या एआई कर रहे हैं ये लोग, आप लोग क्यों नहीं आए। अरे मैंने कहा हेलो, दिस इज नॉट आवर कॉल, इट इज द प्रोड्यूसर्स कॉल। वो चाहती है कि वो क्या करना चाहती है। तो अरे नहीं नहीं नहीं, यामिनी के बिना थोड़ी ना मजा आता है, आप जो उंगली करते थे नागिन को जाके। मैंने कहा अच्छा है, मैंने कहा पहले आगे की सीजन्स आपने देख लिया ना, तो एक नया अटेम्प्ट है, क्यों एआई का जमाना है। तो डेफिनेटली इफ एकता इज डूइंग समथिंग, बहुत बड़ी प्रोड्यूसर है, थिंकिंग प्रोड्यूसर, डायरेक्ट प्रोड्यूसर है, तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। तो अच्छा है ना, एक्सेप्ट भी तो करो इन चीजों को। तो आपको लगता है कि एकता का ये जो डिसीजन है वो सही साबित हो रहा है? देखिए एवरीबडीज पर्सनल डिसीजन। सी अगर मैं बोलूंगी तो मैं चाहूंगी कि यामिनी हमेशा रहे। हाँ, क्योंकि वही एक कैरेक्टर है जो मरी नहीं है, सारे नागिनें बदले, यामिनी नहीं बदली। तो एक वो कैरेक्टर है जो चलती रही, बट हो सकता है कि एकता मस्ट हैव थॉट कि एक ब्रेक देखे सी, वरना बड़ा मोनोटोनस भी हो जाता है ना। बट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं है। बड़ा मजा आता था जब आप आते थे मैडम, जो उंगली करते थे, जो आप नागिन को डांटते थे, नागिन को मतलब घुमाती थी। ठीक है, एवरीबडी हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव। तो हर प्रोड्यूसर को वो, आई थिंक उनकी वो पैसा लगा रही है, शी इज अ डिसीजन मेकर, तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। आपको नहीं लगा जैसे आपकी अरुणा ईरानी आपकी बहुत फेवरेट है, धीरे मेरी आइडल है, आइडल आपकी, टीवी की आप अरुणा ईरानी बन गई? उस मुकाम तक तो मैं नहीं पहुंची, बट मैं हमेशा चाहती हूँ ये आपका बड़प्पन है, मैं उनके नक्शे कदम पर चलना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने देखा है जब अरुणा जी सेट पर आती थी ना, आने से पहले टेक्नीशियंस और एक्टर्स में जो एक क्या बोलते कि एक अरे अरुणा जी आ रही है यार, अरुणा जी आ रही है, तो लोगों को वो एक खुशी की लहर मैं देखती थी लोगों के चेहरे पर। मैं हमेशा बैठ के देखती थी, काश यार जब मैं भी बड़ी होंगी ना, मतलब काफ़ी काम करूंगी ना, तो जब मैं सेट पे आऊंगी ना, लोग मेरा इंतज़ार करें और बोले कि यार सुधा जी आई है। जो स्माइल ऑटोमेटिकली, देखिए ये ना आप पैसे दे के खरीद सकते हो ना पैसे लेके खरीद, ये जेन्युइन है। तो मैं हमेशा सोचती थी, क्योंकि नाची मयूरी में वो मेरी माँ बनी थी,
तो मैं हमेशा बोलती थी अरुणा जी, जब मैं थोड़ी बहुत आगे बढ़ूंगी लाइफ में, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी तरह बनूं। बोलते तो ज़रूर बनेगी रे। एंड शी ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी, अगर मेरी बेटी होती तो शायद तेरी जैसी होती। तो एंड उस टाइम पे भी काफ़ी एडवाइजेस मुझे अरुणा जी ने दी है। जैसे मैं बोलती थी कि पता नहीं मुझे ये फिल्म करनी है, मुझे वो फिल्म नहीं करनी है, तो मुझे वही बोली, एक दिन बिठा के उन्होंने मुझे समझाया कि देखो बेटा, तुम घर में बैठोगी ना तो तुम अपना टैलेंट नहीं प्रूव कर पाओगी, जो आ रहा है करो। एंड शी कंपेयर्ड, शी से देखो एक एक्टर ना एक बैट्समैन की तरह होता है। वो पेविलियन में बैठा रहेगा ना तो रन नहीं बना पाएगा, ग्राउंड में उतरेगा एक दिन 1 रन बनाएगा, अगले इनिंग्स में 2 बनाएगा, पर एक वो दिन भी आएगा जब वो छक्का मारेगा। करेक्ट। सो मेरे लिए वो एक गुरु मंत्र है। मैं कभी उसके बाद मैंने कभी जिंदगी में कोई काम नहीं छोड़ा है। जो काम आता मैं करती हूँ, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किस काम से आप मशहूर होने वाले हो। लेकिन अभी बीच में एक बात चली थी, राजन शाही का किसी ऑफर को आपने ठुकरा दिया था। नहीं, उस वक्त मैं साउथ का कर रही थी। अच्छा, इस ठुकराई मैं कभी नहीं ठुकराती हूँ। उस वक्त मैं तेलुगु सीरियल कर रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि, क्या होता है ना, इनिशियली हम हाँ करते हैं, बट क्या होता है कि जब डेट्स के, और ये नया प्रोजेक्ट था, हालांकि मेरी दिली तमन्ना है कि मैं राजन जी के साथ काम करूं। वो एक ऐसे डायरेक्टर है जो मैं अपने बायोडेटा में, डायरेक्टर्स कट नाम मेरे बायोडेटा में आए, हाँ। इसके मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। क्या बात। हाँ, और जब मैं उनसे मिली भी, मैंने यही कहा, तो उन्होंने ये भी कहा कि सुधा जी वहाँ कितने दिन है। मैंने कहा सर ये नया प्रोजेक्ट है आपका, हो सकता है अंडर प्रेशर आप मुझे बोलोगे कि भैया रुक जाओ, आप नहीं जा सकती। मैंने कहा वो मरेंगे। मैंने कहा पहले मैं उनका काम कर रही हूँ, इथिकली वो गलत हो जाएगा, फिर मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगी। और मैं एक टाइम पे एक ही प्रोजेक्ट करती हूँ। अच्छा। जिसमें मैं अपना 100% देती हूँ। ये अब आकर के, पहले तो आप 4-4 शोज एक साथ करते थे। तो एक मूवी का टाइम था शायद, इनसे मालामाल, मतलब नाइट की शिफ्ट कर रही थी आप। बट क्या होता है ना, वो एक वक्त होता है कि आप जब के आपके पास जब काम नहीं होता और काम आता है ना, हाँ। तब आप बटोरना चाहते हो, सब आ जाए, सबको करें। उस वक्त हमने बटोरा तो आज हम शांति से बैठे, सो एक था कि, और मैं बालाजी में ही कर रही थी 3 शोज। तो मैं सवेरे जाती थी तो मेरा घर ही था, एक वैनिटी था, मैं 1 घंटे के लिए घर जाती थी। तो ये किया, फिर बोलते थे अरे एक काम करो, एकता जी चाहती है कि वो आप वो भी करो। अच्छा ठीक है, तो ये करके कपड़े उतारो, गेटअप चेंज करो, उधर जाती थी। एक ही सेट लगा हुआ था ना, एक के एकदम से कैसे ट्रांजिशन कर लेता है कोई एक एक्टर? अरे पैसा बहुत कमाल की चीज है। घर आई लक्ष्मी का आप कभी मना नहीं करते। पैसा जब वो गांधी जी दिखते हैं ना तो आपके सारे कैरेक्टर्स बदल जाते हैं। कितना साफ तरीके से आपने जवाब दिया। यही प्रैक्टिकलिटी है। नहीं तो कोई और एक्टर होता कि एक वक्त लगता है, आपको घुसना पड़ता है कैरेक्टर के अंदर, ये और मुझे कोई वक्त नहीं लगता। मैं कहानी पढ़ती हूँ, अपने लाइनें पढ़ती हूँ, कैरेक्टर में आ जाती हूँ, बट फट। टेलीविजन में इतना टाइम नहीं मिलता, हाँ, कि आप सोचेंगे, मूड बनाएंगे, तब तक आपका टेलीकास्ट हो जाएगा। हमारे डायरेक्टर्स वही बोलते हैं, अब बहुत हो गया, चलो होगी ना लाइनें, हाँ। चलो कैमरा लगाओ, और सिंगल टेक हम करते थे। हमको इतना टाइम भी नहीं मिलता था। अरे स्क्रिप्ट आ रहा है, किधर आ रहा है, आप 3 पेज बोलो ना, 4था पेज आ रहा है। मतलब सी दैट इज द वे वी वर्क, जिसकी वजह से आज हम इतने अपने टोज पे है कि हमको लगता है कि भैया टाइम वेस्ट मत करो, दिस इज द प्रोड्यूसर्स मनी, और आपका कोई हक नहीं बनता कि आप प्रोड्यूसर के पैसों पे, मतलब आप अपनी जिंदगी जियो और आप अपना ऐश करो। आओ, काम आपको पैसे दिया जा रहा है कि आप वक्त पे आओ, अपना काम खत्म करो और निकलो। कभी ऐसा भी हुआ आपकी ज़िंदगी में कि आप जब डायलॉग्स पढ़ रहे हैं, फिर उस दिन डायलॉग हो ही नहीं पा रहे हैं, बार बार भूल रहे हैं, तो फिर वो लोग कह रहे हैं कि अरे यार क्या हो रहा है? हार्डली, आज तक तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने स्क्रिप्ट्स को लेकर, मैं अपने मेकअप रूम में या वैनिटी में हमेशा पढ़ती रहती हूँ, और जब तक टेक नहीं होता मैं बोलती जाती हूँ। और ये मैंने सीखा है जब मैं मयूरी कर रही थी, जो अरुणा जी रोल इन हिंदी, वो एक एक्ट्रेस, बहुत मशहूर एक्ट्रेस है तेलुगु में, वाई विजया, वो अपनी हर लाइन लाउड बोलती थी, 10 बार बोलती थी, चलते हुए बोलती थी, बैठती हुई बोलती थी। तो मुझे लगा कि शायद यही एक प्रैक्टिस है कि आपकी लाइनें सरल हो जाए, कि आप एक फ्लुएंसी में आप बोल सकते हो, आप भूलोगे नहीं। तो वो ना एक होता है ना कि जब आप उस नए जब आप निकलते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो, तो आप कुछ नैक्स अपने अंदर वो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। मैं भी वैसे ही हूँ, बोलती जाती हूँ, बोलू ही जाऊंगी, तब वो कैमरामैन बोलेगा हो गया या करे, तो मैं बोलती भैया आप रोल तो करो। सही बात है, मैं तो फट से करता हूं। मैंने कहा जब तक रोल नहीं होगा मैं बोलती जाऊंगी,
ये मेरी प्रॉब्लम है। सो देन पीपल नो कि सुधा अपनी लाइनें बोलती रहती है। बिकॉज इनिशियली क्या था ना, मैं बीइंग अ साउथ इंडियन, मेरी हिंदी इतनी शुद्ध नहीं थी, तो कभी ऐसा लगता था यार कहीं मैं की का का नहीं बोल दूं, काका की नहीं हो जाए, जो अक्सर साउथ इंडियंस के साथ ये एक प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ज्यादातर मैं बहुत ज्यादा ध्यान देती थी, और मैं स्कूल में भी वैसी थी। हर इवन मैं तो केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज को कभी मैंने सॉल्व नहीं किया है, मैंने बाय हार्ट किया है। और मेरी माँ थक गई थी बोल बोल के कि सुधा इक्वेशन को इस तरह से बैलेंस करते हैं। मैंने कहा अम्मा छोड़ दो ना, मैं बाय हार्ट कर लेती हूँ, क्या करना है, बाय हार्ट है ना, वैसे जाके लिख दो। मेरे लिए वो बहुत इजी था। याद किया और थूक दिया तुरंत। वमन क्रिया कहते हैं इसको। हाँ, उसको जो भी बोलते हैं, वो हिंदी इतनी मेरी शुद्ध नहीं है। लेकिन अगर आप अपने नाम के पीछे गुप्ता लिख लें तो आपको नॉर्थ इंडियन बिल्कुल मान लिया जाएगा। वो तो खैर इतनी अच्छी हिंदी वो है, तो खैर अब की बात है, बट एक वो वक्त भी था हाँ। जो मुझे खुद महसूस होता था कि यार सुधा तू कर क्या रही है। और आज भी मेरे हस्बैंड वही बोलते हैं, हाँ। सुधा है और हैं में बहुत फर्क होता है। और मुझे याद है रमेश तलवार जी मेरी डबिंग करवाते थे। हाल ही में अभी पृथ्वी थिएटर में मैंने मतलब राकेश बेदी के साथ एक प्ले किया था, मैंने बीवी ओ बीवी। तो रमेश जी आए, रमेश तलवार जी। तो मैंने कहा सर, बोलते बहुत अच्छा कर रही हो बेटा। मैंने कहा सर अगर हिंदी ठीक ठाक बोल रही हूँ तो फाउंडेशन आपने ही रखा है। जब मैं आपके पास डबिंग के लिए आती थी तो मेरे को बोलते बेटा ख जो ना यहाँ से निकलता है। तो मैं उनके पेट पे ऐसा हाथ रखती हूँ, सर कहाँ से निकलता है? हाँ, तो बेटा देख 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 फील कर रही है कहाँ से। ऐसे हमने सीखा, क्योंकि वो एक क्या होता है कि आप सेट पे जाओ और कोई आपको देख के हंसे। और फिर इतने सीनियर होने के बाद तो और ज्यादा एक होता है ना कि अब तो खैर परफेक्शन और भी ज्यादा चाहिए होता है। वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। आप एक मतलब आप सेट पे जाओ और लोग बोलते अरे सुधा जी आई है यार, क्या सीन है? अच्छा 10 पेज का सीन है, अरे चल यार आधे घंटे में लपेट के जाएगी। ये विश्वास है लोगों का। अब आप वहां जाके ढूंढोगे कि पेज कौन सा है, लाइन कौन सी है, या आप खुद अपनी नजरों पे गिर जाओगे। अरे ये एक्टर के लिए अच्छी बात नहीं है। अभी मौनी रॉय का भी जो डाइवोर्स हुआ, ये बहुत सारी खबरें चली, इस पे आपका कुछ क्या? मैं किसी के पर्सनल लाइफ की बात नहीं करती। कई दफ़ा सोशल मीडिया पे किसी के खिलाफ भी कुछ भी कह दिया जाता है कि अरे ये तो इसकी सेक्सुअलिटी ये है इसकी। तो अभी मौनी रॉय ने अपने आप को कह दिया कि मैं गे हूँ, बड़ा उसका मतलब उन्होंने एक ऐसे मजाक किया वे में। तो इन सब चीज़ों पे आप क्या की सोशल मीडिया पे कुछ भी दैट्स नॉट माई जॉब। मैं अपने बारे में बोलती हूँ, सिर्फ और सिर्फ वहां पर बोलती हूँ जहां मुझे लगता है जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हर बात पे आपको मुंह खोलने की जरूरत है, नॉट नेसेसरी। बट सोशल मीडिया पे अगर मैं जानना चाहूँ, कुछ भी किसी के खिलाफ लिख देना, ये आपको ठीक लगता है? अगर आपने अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक के सामने खोल दिया है तो प्लस एंड माइनस तो है। कोई भी सोशल मीडिया, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, काम से रिलेटेड चीजें डालिए, पर्सनल लाइफ डालने की जरूरत नहीं। दिस इज व्हाट आई फील। अगर आप मेरे कोई भी रील्स देखेंगे, वहां पर मेरी फैमिली कोई भी नहीं आएगा। करेक्ट। जरूरी नहीं है। आप उस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, इंडस्ट्री के लिए आपको जो करना है वो करो। दिस इज माई ओपिनियन। और मैं ना सोशलाइज करती हूँ, ना पार्टीज में जाती हूँ, ना आपने मुझे कहीं किसी भी पार्टी में नहीं देखा होगा। मैंने आपकी स्पॉटिंग कभी नहीं देखी। कभी नहीं जाऊंगी। बट ऐसा क्यों? आपको खुद पसंद नहीं है या सिर्फ काम करना? मुझे वो माहौल अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा ना, मैं बहुत ही ट्रेडिशनल हूँ, बहुत ही बैकवर्ड हूँ। बैकवर्ड तो नहीं है मैं, मतलब इन माय थॉट्स, मतलब ये ऑब्जेक्शनल भी हो सकता है, बट सिगरेट और दारू एक औरत के हाथ में मैं पसंद नहीं करती। सेम मुझे भी नहीं पसंद, मतलब किसी के दिस इज माय पर्सनल, मैं तो किसी के भी नहीं पसंद करता। एग्जैक्टली। मतलब खैर, मैं नशे को बहुत खराब मानता हूँ। देखिए आज वो बोलना बहुत गलत हो जाएगा, बिकॉज जैसे कि सोशल ड्रिंकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लोग उसको जो भी हो, मैं एज अ पर्सन मैं इस चीज को नहीं मानती। ना मेरे हस्बैंड पीते हैं, ना मैं पीती हूँ, ना वो पार्टी करते हैं, ना मैं पार्टी करती हूँ। हस्बैंड पहले से थे ऐसे? पहले से वैसा। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पंजाबी सिगरेट भी नहीं पीता, तो मुझे पता नहीं, शायद मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी थी। एंड मेरे हस्बैंड वही बोलते हैं ना, ऊपर वाला जब
जोड़ियां बनाता है तो कुछ सोच समझ तो आपने पहले पूछा था शादी से पहले कि आप ड्रिंक करते हैं कि नहीं? जानती हूँ ना, समझ में आ ही जाती है। 7 साल आपने देखा जब आप, यही तो चीजें होती है कि आपको देखने की जरूरत है। हाँ। ये नहीं कि आप प्यार कर रहे हो तो आंख मूंद के आप जिस प्यार ही करते रहो। भैया आप सारी चीज, जैसे वो बंदा आपको देख रहा है कि भैया लड़की फिल्मी है, क्या करती है, सी उसको भी अपने परिवार को जवाब देना होता है। सी क्योंकि अरे फिल्मी लड़की है, ऐसी होगी, ऐसा भी नहीं है ना। सी ही आल्सो मस्ट हैव टेकन द टाइम कि भैया लड़की ठीक है क्या मेरे परिवार में फिट होगी क्या। सो चीजें देखने के बाद ही हम शादी करते हैं। तो वो तो मैंने जज कर ही लिया था कि ये बातें नहीं। मतलब पूरा कहते हैं ना कि पानी एकदम छान के पिया है आपने। थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे अपने आप ऊपर भी था कि मैं भी इंटेलिजेंट हूँ और मैं कोई ऐसी डिसीजन नहीं लूंगी। जैसे शादी के टाइम पे भी जब मेरी माँ ने कहा कि नहीं वो इंटरकास्ट मैं नहीं अलाउ करूंगी, तो फिर मैंने अपने फादर से वही पूछा कि आप क्या बोल रहे हैं। बिकॉज मैंने कहा आप दोनों नहीं रहेंगे तो मैं शादी नहीं करूंगी, ये भाग के घर से तोड़ के ये सब मैं नहीं करूंगी। एक नई जिंदगी की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, अगर आपका आशीर्वाद हमारे साथ ना रहे तो हमको नहीं करनी है ऐसी शादी। तो मेरे फादर ने वही कहा कि मैं उस लड़की को उतना नहीं जानता, लेकिन मुझे अपनी बेटी के डिसीजन पर भरोसा है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है ये आज भी लोग नहीं कह पाते। बहुत बड़ी बात है। इसे अगर मेरी बेटी ने डिसीजन लिया है तो वो गलत नहीं हो सकती। शादी फिर किस तरीके से हुई थी? तमिल मंदिर में गए, 10 मिनट में हमने शादी की, ना पंजाबी ना तमिल। अगर वो उसमें घुसते ना तो हमारी शादी नहीं होती। 10-8 दिन का कार्यक्रम। माय गॉड, नहीं, वो तो पहले रिचुअल से ही गड़बड़ हो जाती है कि दिया राइट रखना है कि लेफ्ट रखना है कि नॉर्थ देखना है कि वेस्ट देखना है। भैया हमने बोला ये सब कुछ जब भूल जाओ, हम चलते एक मंदिर में, कार्तिक भगवान का मंदिर है चेंबूर में, वहां हम गए, 10 मिनट में हमारी शादी हुई। और मैंने अपने सिस्टर इन लॉ से एक ही बात कही थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चूड़ा चाहिए। आपको ऐसी शादी पसंद है जो बहुत एकदम हो जाती है तुरंत, जिसमें कोई खर्चा नहीं, बहुत सादगी? मेरे फादर हमेशा ये बोलते थे, वो खर्चा मत करो, वो पैसे अपने आप किसी में इन्वेस्ट करो, जिंदगी बहुत अच्छी से गुजार सकते हो। सेम मुझे भी यही पसंद है। जैसे मेरे फादर चाहते थे बिल्कुल वैसा ही। हमने तो लंच भी नहीं रखा था क्योंकि शादी करने के बाद उसी दिन मुझे चेन्नई फ्लाई करना था, अगले दिन मेरा शो था। आपके यहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट किया, रिश्तेदारों ने, कि आपकी तो एक ही बेटी थी, आपको धूमधाम से शादी करनी थी, खाना भी नहीं खिलाया? रिश्तेदार क्या मेरा घर चला रहे वो होते कौन है मुझे आके हमारे घर में आके पूछने वाले? नहीं तो लो तो लो, नहीं तो छोड़ो। नहीं तो इंडियन सोसाइटी में कितना प्रेशर होता है, खाना नहीं खिलाया आपने, शादी ऐसे कर दी, शादी वैसे कर दी। मत आओ ना, मत आओ शादी में, किसने बोला आपको आने को? बोलना हमारा काम है। अगर आपके पास इतना बंडल लेके आप आ रहे हो तो मत आओ ना। क्या आप नहीं आओगे तो क्या हमारी शादी नहीं होगी? शादी तो वैसे भी हो जाती। बिल्कुल, वो आज तक अच्छी चल रही है ना छोड़, ऊपर वाले सी एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स का, माता पिता का आशीर्वाद और ऊपर वाले का आशीर्वाद ये आपके साथ हो तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अभी मैम आपका सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ था, जो माता की चौकी वाला, तो आप इसको क्या मानते हैं, किस तरीके से? कुछ लोग कहते हैं कि माता आ जाती है। आस्था, माता नहीं आ सकती आपके अंदर। आपके शरीर वो शक्ति तो मतलब आप उठा ही नहीं सकते, उसका कोई एक अंश आया होगा, मतलब वो ही बर्दाश्त नहीं होता है, यू नो। सो वो मेरी आस्था है, मेरा एक कनेक्शन है माँ के साथ। क्योंकि मेरी शादी के बाद मुझे पता चला कि हमारे इन लॉज की जो कुल देवी है वो वैष्णो देवी है। और उस साल से मेरे फादर ने कहा कि आप लोगों के वहां से जा रहे हैं क्या अपना कुल देवी के पास? तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा आप लोग जा रहे हो? बोलता नहीं यार हम लोग गए नहीं कई सालों से। वो साल मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम वैष्णो देवी जाएंगे, और उस टाइम से लेके पिछले साल तक हम जाते रहे। और जब मैं पहली बार वहां गई तो मुझे ऐसा लगा, मैंने रवि से वही पूछा, मैंने कहा रवि ये माता की चौकी और जागरण क्या होता है? उसने बोला तुमने सडनली ये क्यों पूछा? मैंने कहा पता नहीं यार, जब मैं वहां गई मुझे ऐसा लगा कि माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। आते उसी साल से मैंने शुरू किया माता की चौकी। तो कितने साल से चल रही है? हमारी शादी हुई 95 में, तब से सिलसिला बरकरार है। हर साल के पहले शनिवार, मतलब अब तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, लोग मुझे ऑटोमेटिकली डेट ब्लॉक कर लेते हैं। जैसे नया कैलेंडर आता ना 27 फर्स्ट सैटरडे, सो द 2 ना जनवरी कंफर्म ना, तो वही है। या साल की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट से, माँ के आशीर्वाद से अगर हम शुरू कर रहे हैं, और क्या चाहिए लाइफ। अच्छा, आप इसको अंश मानती हैं, या जैसे कि गांव में
स्पेशली रूरल एरियाज में जब भी ऐसी कुछ चीज़ें होती है, कुछ लोग कहते हैं कि भूत आया, कोई कहता है प्रेत आया, कोई कहता है जिन्न आया, कोई पिशाच आया, कोई कह रहा है माता आई, आप इसको क्या मानती हैं? ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव एनर्जी है। भूत जिसने प्रेत किसी को तो है ही परेशान नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता। क्यों परेशान करने आएगा, वो भी पूजा के समय और पूजा के स्थल पर, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन कुछ लोगों के अंदर जब ऐसा होता है ना कि कोई वश में उनको कर लेता है, तो वो जो निगेटिव एनर्जी जो जिसे कह देते हैं, नेगेटिव वो फिर परेशान करना, कैसे, क्या परेशान किया? आपके अंदर नहीं था, जैसे और लोगों के अंदर जब आता है। जब भगवान का अंश आपके अंदर आता है तो वो आपको या किसी को भी परेशान नहीं कर सकता। ये जिन भूत वो सब देयर नेगेटिव एनर्जीज आउटसाइड। क्या बोलते हैं कि होली प्लेस पे ऐसी ऐसी बातें कभी नहीं होती, पवित्र स्थल पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। तभी तो हमारे उस जमाने में लोग बोलते थे ना कि रात के वक्त यहाँ मत जाना। जैसे हमारे साउथ में आज भी हमारे हम मोगरे के फूल बहुत डालते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो जब मैं शूटिंग के लिए गई थी मयूरी फिल्म, तो रात को जब मैं पैकअप के बाद निकलती थी, क्योंकि बॉम्बे में वो फूल मिलते नहीं है, तो जहाँ वहाँ जितना मिलता था मैं लगा के घूमती थी। तो रात को हेयर ड्रेसर निकाल देते थे कि मैडम घर इसके ये डाल के मत जाना, निकाल देना, क्योंकि अच्छी बात नहीं है, रात का टाइम है। हाँ, खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं, खुशबू से कई या दफा परफ्यूम लगाने से दोपहर में। यस, क्योंकि जब मैं गुजराती फिल्म कर रही थी, वहाँ पर भी एक लड़की बेचारी वो गई थी, ओपन स्पेस था, तो वहाँ पर एक मतलब जहाँ पर बॉडीज बर्न करते, गांव का था। हाँ, शमशान तो वो वहाँ गई थी पर्सनल यूज के लिए। जब आई तो पकड़ लिया था। तभी मेरी माँ बोलती थी, मैं बोलती हूँ ना ये चीजें होती है मत करो। जब मैं बोलती हूँ कि इधर मत जाओ उधर मत जाओ, कुछ चीजें यहाँ वहाँ मत फेंको, इसके पीछे एक वजह होती है। आपको कभी ऐसा कोई दिखता है, जैसे कभी आप गए हो रात के समय, आपको कुछ दिखा कि यहाँ कोई है? मैं महसूस तो करती हूँ। महसूस होता है Yes. आपको? देवगन से है, देवगन है ना। तो आप इसको हर वक्त पॉजिटिव एनर्जी मानते हैं? नहीं, मुझे पता होता है, मैं इमीडिएटली बोल देती हूँ कि हवा पानी सही नहीं है, बी केयरफुल। इसको आप नेगेटिव नहीं होती, आप उससे हनुमान बचने, चालीसा लेके घूमती कोई हूँ। बचने का तरीका? अच्छा, हनुमान चालीसा, रोज हनुमान चालीसा सुनती हूँ मैं, और अपने बिस्तर के नीचे आउटडोर में हमेशा एक हनुमान चालीसा रखती हूँ। जब आप आस्था जिसको हम कहते हैं, बिलीफ, जब वो बहुत स्ट्रांग होता है ना, कुछ नहीं। दो चीजें हैं, एक तो इम्प्लिसिट फेथ, मतलब जिसपे आप अपने भरोसे पे कभी आप शक ना करो, एंड टोटल सरेंडर। हाथ ऊपर करके बोल दो भैया जो है तू है, भैया तू कर लेगा, तू संभाल लेगा। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक सवाल रहेगा मैम, आप साउथ में आपने खूब काम किया, आप इधर भी खूब काम कर रहे हो, कुछ डिफरेंस लगता है काम के तरीके में? ये सवाल बहुत ज़्यादा होता है पूरी इंडस्ट्री में। नहीं 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 नहीं, काम तो काम ही होता है। सिर्फ क्या होता है कि वर्किंग पैटर्न थोड़ा सा अलग हाँ, हो वो जाता है। पैटर्न क्या है? वहाँ तो 9 o'clock मतलब 8:30 बजे रोल करते हैं, एंड एग्जैक्टली 9 o'clock पैकअप कर देंगे। करेक्ट। एग्जैक्टली 1 o'clock लंच ब्रेक होता है। मतलब वहां पर तो एज द क्लॉक मूव्स वो काम करते हैं। अच्छा, 1 से 2 बजे काम खाना खा के सो जाएंगे टेक्नीशियंस, एग्जैक्टली 2 बजे सब आके खड़े हो जाएंगे लाइन पे। सोने का भी वक्त दिया जाता है कि थोड़ा सा रेस्ट का? थोड़ा सा रेस्ट, बिकॉज लाइट थोड़ा मैन बहुत, सब हाँ। बहुत जल्दी निकलते हैं ना। करेक्ट करेक्ट, घर तो से। अच्छा, आते ही उनको ब्रेकफास्ट दिया जाता है। सवेरे 7 साढ़े 7 बजे आते हैं, नाश्ता करेंगे, अपनी लाइटिंग करेंगे, 1 बजे तक जी तोड़ मेहनत करेंगे, 1 बजे ब्रेक, 1 to 1:30 खाना खाएंगे, 1:30 to 2 थोड़ा सा रिलैक्स करके 2 बजे आ जाएंगे काम पे। इधर के पैटर्न में मुंबई का? मुंबई में भी वही पैटर्न है, बट यहाँ पर स्क्रिप्ट्स की प्रॉब्लम है ना टेलीविजन में। हाँ। जिसकी वजह से वो टाइम खींच के फिर अरे मैडम कल का टेलीकास्ट है तो क्या करे। वहां पर क्या होता है कि जैसे मैं 1 से 15 दूंगी, तो 1 से 15 में वो पूरे महीने का हम निकाल के आ जाते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट्स आर ऑलरेडी रेडी। यहाँ प्रॉब्लम वो है ना, थर्सडे टू थर्सडे टीआरपी पे स्क्रिप्ट्स घुमाएंगे, ये कैरेक्टर पे ये कैरेक्टर बराबर नहीं है, वो ज्यादा अच्छा लेकर है तो उसको लिखो, बोलते जाओ। तो क्या फिर उसमें क्या होता है कि आपकी फिर रात खराब। एंड देन एज प्रोफेशनल एक्टर्स, जैसे मैंने काम किया है ऑलमोस्ट 7 to 8 years में, तो ऑलमोस्ट डे नाइट काम किया है, क्योंकि ये काम खत्म होता है तो दूसरे का किसी का अटका हुआ है, उसका भी टेलीकास्ट है, तो चलो रात करो। तो नींद का कैसे आप लोग नहीं, मैंने बोला 8 साल तो मैंने मतलब बहुत हेल्थ पे भी तुम्हें बहुत आएगा, गलत असर आने लगा ना। जैसे तभी तो आप डिसीजन लेते हो, कभी बीपी बढ़ा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, थायराइड बढ़ा, सब तो है। वो सारे एक्टर्स को तो ये प्रॉब्लम होती होगी मुझे अगर तो है। नींद पूरी ना हो तो। मुझे तो था, मैं भी एक होता है ना कि आप, बट सी वो एक वक्त होता है, आपको करना ही पड़ता है।
हाँ। आप इतना सब सोचोगे कि आगे चल के क्या होगा, कैसे होगा, जो होगा देखा जाएगा। अरे पैसे कमा के बीमारी आए तो ठीक है ना, हाँ बिना पैसे की बीमारी भी आ जाए तो फिर क्या करें। तो वो देखे तो वो बेटर था ना कि भाई जो ख्वाब हम लेकर आए थे जब वो साकार हो रहा है तो हम मेहनत क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, अभी भी आप पहले काम देखती हैं, अपना रोल देखती हैं, पैसा ज्यादा देख लेती हैं? दोनों देखती हूँ। अच्छा, दोनों देखती हूँ मैं। रोल अच्छा हो, पैसे कम हो, बहुत कम हो तो नहीं करती। हाँ। रोल अच्छा हो, पैसा थोड़ा सा कम हो, 10 प्रोजेक्ट का 9 अच्छा कर दे तो माने, वो ठीक है। अब 10 का तुम 2 बोलोगे तो भाई साहब भले ही रोल कितना भी अच्छा। इतना भी मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। मैं बोलती हूँ मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में, मैं बैठ के टीवी देखूंगी, जो आप प्रोड्यूस करोगे मैं वो सीरियल जरूर देखूंगी, भले मैं उसमें एक्टिंग करूँ या ना करूँ, लेकिन देखूंगी किया मैं क्या। हर चीज देखती हूँ। ओके। मैं तो टोटल टेलीविजन बफ हूँ, मैं कोई भी सीरियल कोई भी फिल्म नहीं छोड़ती। अभी आप सबसे ज्यादा अच्छे सीरियल कौन से मान रही हैं जो अच्छे चल रहे हैं, अगर आप बताना चाहें तो? आजकल मैं नेटफ्लिक्स पे देखती हूँ, क्या? यूट्यूब देखती हूँ, पुरानी फिल्में देखती हूँ। जब धर्म जी हमें छोड़कर चले गए तो मैंने 2 हफ्ते सिर्फ और सिर्फ धर्म जी की फिल्में देखी। तो क्या होता है कि एक बचपन में हम ये फिल्में देखते हैं, बट तब आप बच्चे होते हो, तब आप एक हीरो को देखते हो। इस उम्र में आने के बाद आप धर्म जी को जानते हो, और धर्म जी के जाने के बाद जो दिल को लगा ना, मतलब मैं ऑलमोस्ट 2 हफ्ते डिप्रेशन में चली गई थी। मतलब डिप्रेशन इन द सेंस कि यार धर्म जी को नहीं जाना कभी चाहिए। मुलाकात हुई थी आपकी? मैंने काम किया तहलका। ओ हाँ, करेक्ट। किस तरीके के इंसान? बस बहुत शॉर्ट था। मैं सिर्फ धर्म जी का हाथ देखना चाहती थी, इसलिए मैंने वो एक गाना किया मैंने उनके साथ। हाँ। और जाते ही मैंने बोला सर सर नमस्ते नमस्ते, हाथ। बोला क्यों मदरसन, किसी ने बोला था क्या मेरा हाथ पकड़ने के लिए? मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं सर, लोग सब बोलते हैं कि आपका हाथ बहुत बड़ा होता है। और बोला हो गया, गाना कर ले। तो ऐसे मतलब इतनी बात हुई थी। एंड देन ऑफ कोर्स राजेश खन्ना's फिल्म्स, मैं तो मतलब। अच्छा, जब धर्मेंद्र जी गए तो आपको, क्योंकि जब उनका जब शमशान घाट में उनका जो अंतिम संस्कार किया जा रहा था, मैं उसी जगह मौजूद था, मेरी पूरी टीम वहाँ मौजूद थी। फैंस बहुत रो रहे थे। वहाँ फैंस का एक ही ये कहना था कि एक आखिरी बार हमें देखने का मौका मिलना चाहिए। इट्स अ पर्सनल डिसीजन आपको बोलने की। देखिए आपको भी लगा था कि एक बार आखिरी चेहरा हमें दिखा देते? एक होता ना कि कोई, जैसे आशा जी गई, लता जी गई। देखिए हमारे जो आशाएं वो अलग बात है। उस वक्त इट्स अ फैमिली अफेयर, आपको उस चीज को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। उन्होंने कोई डिसीजन ली होगी तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना। आप वो सारे फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए, क्योंकि पूरे देश में ये चल रहे थे कि जिस तरीके की अंतिम यात्रा एक उनकी होनी चाहिए थी, और एक अंतिम सम्मान जो होता है ना, वो डिजर्व करते थे। अगर हम हर चीज पे बोलने लगेंगे ना तो फिर इसका मतलब इसके यू आर नॉट कमिंग टू अ कंक्लूजन। हर किसी को अपनी जिंदगी, एक प्राइवेसी, उनके पर्सनल डिसीजंस को आपको रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। जैसे आपके घर में कुछ हो और कोई आके आपको बोलो, आपको कितना बुरा लगता है, भैया एक्सक्यूज मी दिस इज माय पर्सनल लाइफ, मैं डिसाइड करूंगी, है ना। So, उसी तरह से बट ऑफ कोर्स सी धर्म जी सब हमारी यादों में जब तक हम रहेंगे, ये फिल्म इंडस्ट्री रहेगी, लोग उन्हें भूल ही नहीं पाएंगे, नहीं भूल पाएंगे। आई थिंक वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। राजेश खन्ना जी के बारे में मतलब आपने बता रखा है कि आप बचपन से उनके फोटोज वगैरह अपनी किताबों में छुपा छुपा के रखते थे। और कौन आपको इतना ज़्यादा पसंद है? काका जी, मेरे लिए सिर्फ काका जी थे। मतलब अगर मेरा रोमांस, कॉन्सेप्ट ऑफ रोमांस कहीं से शुरू हुआ तो काका जी, और समाप्त हुआ उधर। क्या बात। अभी आप देखते कि उतना चार्म, उतना ग्रेस और उस लेवल की पॉपुलैरिटी किसी के अंदर, सुपरस्टार बच्चन साहब, बच्चन साहब। और ये शाहरुख खान जो कहते हैं कि आई एम द लास्ट सुपरस्टार ऑफ, शाहरुख हैज डेफिनेटली गॉट दैट। शाहरुख, या ही इज राइट व्हेन ही सेज दैट, प्रोबेबली यस। तो उनका ये कोट आपको सही लगता है? सही इस वक्त लगता है। कॉन्फिडेंस एक बात होती है, कॉन्फिडेंस। सी बात सही है गलत है ये हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं है। सी और अगर हम वो बात पे भी हम विश्वास करें तो एक दिल्ली जैसे शहर से आकर बादशाह बनना, एंड इन द ट्रू सेंस ही इज अ बादशाह। मतलब वो कभी, जैसे फॉर एग्जांपल पठान हो, जवान हो, लोगों ने कहा राइट ऑफ, शाहरुख विल नेवर कम बैक। हाउ ही केम बैक। जो नहीं मानते अभी भी बैंड स्टैंड के बाहर जाके देख सकते हो, उनके घर के बाहर रोज भीड़ लगती है। एग्जैक्टली। सी ऐसे ही ये सुपरस्टार्स नहीं बनते। पीट बच्चन साहब आज भी संडे के दिन आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते जलसा के बाहर। हाँ, सी ये अर्न करना इतनी मतलब बहुत ही मुश्किल होता है। लोग तो बोलते रहेंगे किन किन एक्टर्स के घर के सामने इतनी भीड़ लगती है, मुझे बताइए आप। और अभी भी 100 एक्टर्स हैं हाँ, जो इस बॉम्बे में रह रहे हैं, सुपरस्टार्स हैं। घर के बाहर कोई नहीं है। लोग ये देख और ये दिल की बात है, लोग दिल से आपसे जुड़ते हैं। वही लोग हैं जो पूरे बॉम्बे में घूम रहे हैं, बट वो नहीं चाहते ना।
आपकी नज़र में कौन लगता है फीमेल एक्टर जो सबसे पसंदीदा है आपकी? अभी हाँ, अभी या पुराने ज़माने की भी कोई भी? मैं तो वक्त के साथ चेंज होती जाती थी कभी ऑफ कोर्स रेखा जी, ऑफ कोर्स ऑल टाइम आपने फेवरेट। शायद काम भी किया रेखा इंसाफ जी की के साथ देवी में? इंसाफ की देवी में किस तरीके का आपका उनके साथ था? कहाँ टाइम, मैं तो सिर्फ उनको देखती रही, आधा टाइम तो पता ही नहीं चला कि वो कैसे आया, ऐसे देखती रहती थी। जब नए नए थे हम भी, कितनी उम्र थी आपकी लगभग तब? आई जस्ट फिनिश्ड मयूरी या नाचे मयूरी के बाद तीसरी या चौथी फिल्म थी मेरी इंसाफ की देवी। तो पता ही नहीं चलता, जीतू साहब को देखूं, रेखा जी को देखूं, एक होता ना कि जिनको हमने पर्दे पे देखा है, हाँ हाँ हाँ। तो सडनली जब वो आपके सामने आके खड़े हो जाए तो वो आप उस यू आर नॉट नॉर्मल एट दैट टाइम, आप इन ऑव ऑफ हो। अब इसीलिए मैं समझ सकती हूँ ना, जब लोग आप इन ऑव ऑफ यू होते हैं तो वो इमोशन मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हम वो सब कुछ अंडरगो कर चुके हैं। अच्छा, एकता को जब पता चला कि आपने उनके पिताजी के साथ भी काम किया, तो क्या कहा उन्होंने? ये सब नहीं बोला उन्होंने क्या लगता है जीतू जी और एकता में कुछ डिफरेंस लगते हैं या कुछ जीतू सिमिलरिटीज? जी, दंड कोटि नमस्कार, सच अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। अच्छा। आई लव हिम एज अ ह्यूमन बीइंग। एंड एकता टोटल प्रोफेशनल, वो अपने कमिटमेंट है अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने कंपनी के लिए इतनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत करती है। यू हैव टू लर्न। उन्होंने कभी सक्सेस फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, एंड दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम हर। आपको लगता है कि वो टीवी की सबसे बड़ी साम्राज्ञी जिसे कह देती है, मतलब एम्प्रेस, पूरा टेलीविजन को एक अस्तित्व देने वाली एक ही औरत है, तब तक तो लोग बोलते हैं टेलीविजन कौन काम करेगा। टेलीविजन को फिल्म से भी बड़ा करने वाली एक ही प्रोड्यूसर है, वो है एकता कपूर। उसके बाद लोगों की हिम्मत बढ़ी कि भैया चलो टेलीविजन कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडिया। और फीमेल ओरिएंटेड ही रखा जाता था, एंड अपने कल्चर को दिखाती थी। आप कोई भी उसके सीरियल्स देखिए, like my friends kids used to come from US, but oh you're doing that serial where they keep the kalash and hit with the leg and the rice falls. भले वो नहीं समझ पा रहे थे, but they knew what it meant, because उसके बाद उसकी माँ बोलती थी कि ये हमारा रिचुअल है। So also it was used to give a lot of messages about our culture, है ना? आपके साथ कहीं ऐसा तो नहीं होने लगा, या आप मानती हैं ऐसा कि आपको अब टीवी तक सीमित करने लगी है ये इंडस्ट्री, पता नहीं, जबकि आप काम करना चाहती हैं? मैं तो चाहती हूँ फिल्में में काम करूँ। मैं हमेशा, लोग मुझसे वही पूछते हैं किसके साथ काम करना है, कोई ऐसा डायरेक्टर, किसके साथ, एक्टर, मतलब या सबके साथ अब अच्छा मुझे- प्रोजेक्ट हो बस? अब आप मुझे बोलो, कैन बेगर्स बी चूजर्स? भैया मैं भी देखती हूँ। अब लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं, अरे सुधा जी आप फिल्में क्यों नहीं कर रही हो? मैंने कहा मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ, सही बात, कोई बुलाए तो सही, हाँ ये तो सही। कोई बुलाए तो सही फिर ये बोलते अरे ओटीटी क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कहा मुझे नहीं पता। आप वेब क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मैं तो करना चाहती हूँ, पता नहीं। अभी भी आप किस टाइप के रोल्स करना चाहेंगी? मैं कोई भी रोल करना चाहती हूँ। मैंने कहा ना, मैं अरुणा जी को अपना आइडल मानती हूँ, तो अरुणा जी ने वैरायटी ऑफ रोल्स किए, और मैं अपने आप को किसी कैरेक्टर या रोल के लिए सीमित नहीं रखना चाहती, मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। जो डायरेक्टर बोले बस मुझे वो और मैं डायरेक्टर की एक्टर हूँ, मैं कॉपी कैट हूँ, जो डायरेक्टर बोलेगा करेगा, मैं वही करूँगी। अब तक के सारे प्रोजेक्ट्स में आपको सबसे टफ कौन सा लगा, जिसके लिए आपने बहुत जी जान से मेहनत की, अगर मयूरी को छोड़ दे तो? वो मैं तो आपका अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट हर था। प्रोजेक्ट में जी जान से मैं अपनी पूरी जान लगाती हूँ। मेरे हस्बैंड वही बोलते हैं, बेचारी को 10 रुपया दो तो वो 10,000 की एक्टिंग करके आती है मतलब बोलती है यार सुधा आराम से यार, क्यों? बट मैं दूरदर्शन हो, कोई भी एंकर भी मैं कर रही हूँ तो मैं स्क्रिप्ट पहले पूछूंगी, अच्छा 10 बार पढ़ूंगी, जबकि टेलीप्रॉम्प्टर होता है तब भी नहीं, ताकि वो नेचुरल लगे, फ्लो खराब ना हो जाए। मैं मुझे अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि मैं जो बोल रही हूँ वो कन्विंसिंग। आपसे वो पढ़ के ऐसे अरे बोलो यार चलाओ नहीं, वो नहीं बात। मैं बहुत मेहनत करती हूँ तब भी और आज भी। आज के आर्टिस्ट को आप क्या कहना चाहिए, किस तरीके से मेहनत करें? क्योंकि कई दफा वो लोग थक जाते हैं, जैसे आपने 4 शोज एक साथ किए हैं, घर आप 1 घंटे जा रहे हैं, और आजकल आर्टिस्ट एक किया और जाके वैनिटी वैन में बैठना, और हमारे टाइम पे अलाउड नहीं था, लोग साथ में चल रहे हैं। हमारे टाइम पे वो अलाउड नहीं था, आपको सेट पे बैठना ही चाहिए था। हालांकि इवन नागिन में जब हमारे डायरेक्टर्स हमारे साथ काम करते थे, बोलते थे लंच ब्रेक में जाओ, क्या बार बार क्या जाना है तुम लोगों को, बैठो सीन पढ़ो, ग्रुप रीडिंग करो, समझो एक दूसरे का लेवल क्या है। और जितना आप ग्रुप रीडिंग करते हो, जैसे राजन वागदारे सर थे, जब हम कॉमेडीज करते थे उनके साथ, तभी वो बोलते थे ग्रुप रीडिंग करो, पता चलेगा कौन किस लेवल पे है। आपको अभी तक अपने पूरे जीवन काल में कोई ऐसा लगा कॉम्पिटिटर, कोई ये मेरा कॉम्पिटिटर है? मैं कभी वो सब सोचती नहीं, मैं ये सोचती कि भैया मेरे को जो रोल दिया मैं बराबर करके निकलूं।
मुझे कोई लेना देना नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। अब लोग बोलते हैं अरे करेक्ट करो ना। मैंने कहा ये मैंने ठेका लेकर नहीं रखा है, डायरेक्टर बैठे हैं वो करेगा, मैं अपना रोल ढंग से करके निकल जाऊं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम नॉट हियर टू करेक्ट पीपल और टीच पीपल एक्टिंग, नो। मैं जो कर रही हूँ मेरा 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरे कैरेक्टर पे। उसमें मैं बहुत ही क्या बोलते हैं उसको कि बहुत पोजेसिव हूँ अपने कैरेक्टर्स को लेकर। और मैं इसलिए भी इरिटेटेड हो जाती हूँ जब कोई एक्टर आपको आके बोले कि सुधा जी आप ऐसा करो, मैं इमीडिएटली स्नप करती हूँ उनको। मतलब अरे सुधा जी आप ऐसा बोलिए ना, लाइन हमेशा बोलती हूँ। मैंने किसी एक्टर को ये अथॉरिटी नहीं दी है कि वो आके मुझे करेक्ट करे। डायरेक्टर बोल सकता है तो डायरेक्टर बैठा है, अगर उनको बुरा लग रहा है या उनको कुछ चेंज चाहिए वो आके मुझे बताएंगे। इम्प्रोवाइज सिर्फ आप करेंगे या डायरेक्टर? मैं इम्प्रोवाइज करती नहीं, मैं बिल्कुल स्क्रिप्ट के साथ जाती हूँ। स्क्रिप्ट का की का मैं चेंज नहीं करती, बिकॉज इट्स अ राइटर्स मीडिया। एक राइटर बहुत सोच समझकर आगे पीछे कहानी जानकर वो लिखता है। हम एट अ टाइम एक सीन करते हैं, तो हम क्यों बोले हम, दैट इज हिज जॉब एंड आवर जॉब इज टू डिलीवर दोज लाइन्स। जब भी कोई एक लड़की बॉलीवुड में आती है तो वो चाहती है कि लता जी उनके लिए गाना है। आप तो उनमें से एक है यस, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत लकी हूँ कि लता जी ने मुझे मतलब मेरी फिल्म में आवाज दी। वो गाना जब आप गुनगुनाती होंगी, मैं नाचती हूँ आज भी ना स्टेज पे। हाँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। कभी मुलाकात हुई लता जी से, आशा जी से? लता जी के साथ मैंने एक शो किया था लक्ष्मीकांत प्यारलाल जी के साथ सॉल्ट लेक में। लता जी इज कोलकाता में। ओके, कब की बात होगी? बहुत पहले 85-86 की बात है, ओह, नाचे मेरी के बाद। उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई उनसे। किस टाइप का ऑरा था लता जी का? औरा क्या, मुंह तो ऐसा खुला का खुला ही रहता। औरा क्या पूछते, औरा तो आज के वर्ड्स है। हाँ। उस वक्त तो हम मंत्रमुग्ध हो जाते थे। बस हमारे लिए तो बस लता जी को देख लिया तो मतलब अवार्ड मिल गया भैया। कोई बातचीत हुई? नहीं मैं इतनी हिम्मत किसको, आज लता जी ऐसा से थोड़ी बात होता है। नहीं ऐसा थोड़ी होता है कि जाके आप बात करें। आज भी मतलब आप अपने सीनियर से बात करने के लिए 10 बार सोचते हो। ऐसा नहीं कि हाय आई एम सुधा, हाउ आर यू। आज भी हमारी रिस्पेक्ट, नजरें उठा के हम नहीं देखते। आज होती तो आप फोटो जरूर क्लिक करवाना चाहते? मैं फोटो भी ना क्लिक कर तो उनके चरण तो मैं, हाँ मतलब आशीर्वाद तो ले लेती। और आशा जी ने भी आपके लिए आशा गाना जी, हाँ, बट मैं उनसे मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई। हालांकि बहुत आई रियली वांटेड टू मीट आशा जी। वो गाने के बारे में बताइए जो आपने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। जी, वो राजनर्तकी की फिल्म की है, बंगाली फिल्म ताकुश पॉल के साथ मैंने किया था। एंड उस वक्त तो लैंग्वेज भी मुझे नहीं पता था, मैं बाय हार्ट करके बोलती थी। बट ऑफ कोर्स अब जब मैं वो गाने सुनती हूँ ना, उस टाइम पे आपको ना एक होता ना कि जवानी में आप इन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, काम 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 करते गए। बट आज जब आप बैठते हो सुकून से, ऐसा लगता है यार क्या वंडरफुल सॉन्ग्स थे। काश मैं उन गानों को या उस आवाज़ को और थोड़ा जस्टिफाई कर पाती। अभी भी आपको लगता है कि मैंने कोई जैसे मान के चलिए आपको अभी भी कोई एक प्रोजेक्ट आपका दिया पुराना जो 20 साल पहले आपने, हाँ, अभी भी आपको लगता है कि मैं इसको अभी भी और अच्छे से कर लेता? क्या किया यार तूने सुधा, ये तो मौका छोड़ दिया तूने। यहाँ तो स्कोर था, यहाँ तुमको स्कोर करना चाहिए था। ये अगर कल भी किया अभी भी लगता है? हाँ, जब मैं एपिसोड देखती हूँ तो मुझे लगता है, कभी कभी लगता है यार सुधा तूने बहुत अच्छा किया, फाड़ दिया तूने, आग लगा दी तूने स्क्रीन पे। भले ही कोई कहे ना कहे, लेकिन एक अंदर से आवाज आती है। मुझे किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा यही कहती हूँ, मेरे लिए मेरे डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है, मेरे प्रोड्यूसर इंपॉर्टेंट है, मेरा चैनल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ों पे मैं बहुत बिलीव करती हूँ। फिर मैं अपने आप पे कि जब मैं स्क्रीन पे देखती हूँ, हो सकता है कि उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा। एज अ रेट्रोस्पेक्ट हर एक्टर को ये देखना चाहिए कि तुम इसमें क्या कर सकते थे या क्या एक्स्ट्रा तुमने किया। सीन कंप्लीट करने के बाद आप देखते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल मॉनिटर नहीं देखती, कभी नहीं। कभी नहीं। आप मुझे कभी भी मॉनिटर के आसपास बैठे हुए या देखते हुए, काम खत्म किया, सीन खत्म हुआ, मैं अपना चेयर लेके दूर बैठती हूँ। ये वो मेरा काम नहीं है, वो डायरेक्टर का काम है। ये आपका मन है कि जैसे आमिर खान के बारे में बोला जाता है कि वो रीटेक सब कुछ कंप्लीट करने के बाद भी उनको लगता है कि नहीं एक और टेलीविजन डजंट गिव यू द स्कोप फॉर रीटेक। यहाँ पर आपको सिंगल टेक पे लाइनें बोलो बस। लेकिन फिल्म्स में तो आपने किया होगा। हाँ, बट प्रियदर्शन सर के साथ मैंने किया ना, तो वो भी ऐसे ही थे कि उनको ओके लगा तो ओके, बस फालतू बातें नहीं, चलो 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 मूव करो। तो अभी मैम आप किस तरीके के और काम करना चाहेंगी और कैसे आप और हम लोगों को एंटरटेन करना चाहेंगे? हम तो मैं तो रेडी हूँ एंटरटेन करने के लिए बस। और मैं कभी घर पे नहीं बैठती, आई ऑलवेज कीप वर्किंग। अगर मैं हिंदी में नहीं हूँ तो मैं साउथ में काम कर रही होगी, और अगर मैं साउथ से गायब हो गई हूँ तो मैं हिंदी में हूँ। ये भाषा का बहुत बड़ा कहते हैं ना कि बहुत आपको बेनिफिट है।
क्या आपके हाँ, तो पास मैंने मेहनत भी की है। मेहनत भी की है? हाँ, मेहनत भी तो करती हूँ। बंगाली भी मैंने की है, बंगाली यात्रा भी मैंने की है, मतलब मैंने स्टेज शोज किए बंगाली के। वो वो आपको पूरी बंगाली आती है? मैं रट्टा मारती हूँ, मैंने कहा ना, मैं क्या बहुत मेमोराइज बहुत करती हूँ। मैंने 2-3 घंटे का यात्रा किया है और मैंने ऑलमोस्ट 250 शोज मैंने किए। यात्रा क्या होता है? यात्रा वो होता है जो गांव-गांव जाके ये लोग स्टेज पे परफॉर्म करते हैं लाइव, अच्छा। जहाँ आप गाते भी लाइव हो, बोलते भी लाइव हो। तो मुझे कुछ नहीं पता था, मैं एक लाइन, फर्स्ट लाइन का एक मार्क करती थी और लास्ट जो मेरी लाइनें थी वो 230 और 240 का था। तो मुझे इतना ही मालूम है कि हर टर्न पे मेरा सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, फोर्थ लाइन है, फिफ्थ लाइन है, सेवंथ लाइन है, ऐसे मैं करती थी। ये आपकी मेमोरी शुरू से ऐसी है कि मेमोरी है, जरूरत है, ये सब मैं नहीं जानती। सब एक साथ? आपने शोला और शबनम में जो काम किया गोविंदा जी के साथ में, किस तरीके की यादें हैं आपके पास गोविंदा की? किस तरह, और गोविंदा का उस वक्त कितना बड़ा वंडरफुल एक्टर, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। सेम आपके लिए, जैसे आपके बारे में कहा जाता है ना कि आप पढ़ती हैं तुरंत 3-4 पन्ने हो चाहे 6 पन्ने हो, सेम ऐसा गोविंदा के साथ भी है। परफॉर्मर, पढ़ना अलग बात है, हाँ, परफॉर्म करना। वो एक ऐसे एक्टर है जो कॉमेडी में आपको हंसा सकते हैं और इमोशन में आपको रुला सकते हैं। क्या रेंज है, क्या उनकी फिल्म जो हत्या आई थी, व्हाट एन एक्टर। मिस करती हूँ आप गोविंदा को? 100% मिस करती हूँ, मैं चाहती हूँ गोविंदा वापस आए। कभी बातचीत हुई ऐसा? जब भी मैं इवेंट्स से मिलती हूँ ना, तो जहां पर भी होंगे। लास्ट मुलाकात कब हुई आपकी? अभी हम लोग वी फ्लू टुगेदर वन ऑफ द इवेंट्स, बट वो कहीं और जा रहे थे, मैं कहीं और जा, बट वी इन द सेम एयरक्राफ्ट। हाय हेलो हो? हाँ, सर याद है क्या बोलते हैं, शोला शबनम में थी ना तू, मेरी बहन बनी थी ना। सो वही तो बात है ना। सी ऐसे एक्टर्स के साथ क्या होता है, ऐसा लगता है कि पॉज बटन है, वहां पर हमने पॉज किया, जब दोबारा मिलते हैं तो पॉज बटन रिलीज होता है। सेम विद सलमान भाई, सेम विद सलमान भाई। तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग देम, ऑलवेज अ प्लेजर। कहीं ना कहीं पता नहीं गोविंदा को काम नहीं मिल रहा या वो चूज नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन गोविंदा को लोग बहुत याद करते हैं। गोविंदा दुनिया मिस कर रही है गोविंदा को, क्योंकि ऐसे स्टार है जो एक्टिंग भी बहुत अच्छी, डांस, एंटरटेनर, फुल पैकेज। अगर हम कमर्शियल की बात कर रहे हैं, ही इज अ फुल पैकेज। डांस, एक्शन, इमोशन, कॉमेडी, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो आपने उनकी राजेश खन्ना के साथ वाली मूवी देखी शायद, अवतार? स्वर्ग। पूछो हमसे, राजेश खन्ना के फ्लॉप फिल्म भी मैं 5-6 बार देख चुकी हूँ। कोई भी फिल्म नहीं मिस करती। अच्छा, जब उनकी शादी हुई थी, अब क्या करें, डिम्पल कपाड़िया, तो क्या हम एक कमरे में जाके रोते और क्या करते? आप रोई तो होंगी ऑब्वियसली, मतलब वो हमारा टीनेज था। मैं बता रही यार, एक दिल और टूटा, चलो एक दिल और टूटा, ऐसे कई दिल टूटे, वो एक उसमें से एक दिल मेरा भी था। दिल आपका भी था जी। और सलमान सर के साथ आपकी क्या मेमोरीज हैं? वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। मतलब मुझे याद है जब मेरी माँ को कैंसर हुआ था, तो मैं एक फिल्म कर रही थी उनके साथ, तो पता नहीं उनको कहाँ से खबर मिली, तो लंच टाइम पे उनका बॉय आया, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले सर बुला रहे, तो मैं गई, एंड वेरी पर्सनल, सिर्फ वो बैठे थे और मैं बैठी थी। बोले मैंने सुना कि ऐसा ऐसा है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई हेल्प चाहिए, मुझे फ़ोन करना। मैंने कहा नो सलमान भाई, थैंक यू सो मच। शायद वो ये बात भूल गए, पर मैं नहीं भूली। ये कहा जाता है कि सलमान बहुत बड़े मददगार है इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री में। ये हाथ जो ये देता है ना, तो इस हाथ को नहीं पता होता। सलमान भाई इज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, एंड वो उनकी फैमिली है। कौन सी फिल्म थी ये? जिसमें शिल्पा शेट्टी और सलमान थे। गर्व? मैं डॉक्टर बनी थी, याद नहीं आ रहा, फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा। शिल्पा शेट्टी के साथ तो गर्व आई डिड निश्चय, नो निश्चय भी मैं भी तो थी। ओके। करिश्मा एंड सलमान। तो जैसे होता ना कि दिल खोल के जो इंसान किसी की मदद करता है, तो आपको लगता है कि भगवान उनको देते हैं ज़्यादा? सी, जब आप किसी की मदद करते हैं ना, उनकी दुआएं आपको लगती है, फिर ऊपर वाला बोलता है या नीचे वाला बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दुआएं, ऐसा हमारे साउथ में एक कहावत है, जब आप किसी भूखे आदमी को खाना खिलाते हो ना, वो आपको आशीर्वाद दे या ना दे, उसके जो इंटेस्टाइन्स है ना, जब वो खाना खाने के बाद डकार लेता है ना, वो आपके लिए आशीर्वाद है। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा आपके साथ इतनी सारी बातचीत करने के थैंक यू। और मतलब आपके साथ बात करने से एक ऐसा होता है ना, कभी कभी किसी के साथ बात करने से कि एक फिल्टर लगा के बात करा, कि मैंने कई ऐसे सवाल किया, आपने कहा मैं पैसा जो चीज थी आपने एकदम करेक्ट बोली। तो वही तो है, तो आप किसको झूठ बोलोगे, आप किस चीज से भाग रहे हो? बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ हम रोज बैठ रहे हैं, पूछेंगे कि आप कैसे सीन में ढल जाते हो, नहीं मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। आपने कहा पैसा, सीधा। ऑब्वियसली
सी हम यहाँ चैरिटी करने तो नहीं आए हैं, बिल्कुल। आप अच्छे रोल्स कर रहे हो भाई, मैं बोलती हूँ मैं अपना 12 घंटे लगा रही हूँ और टाइम पे आती हूँ, टाइम पे काम करती हूँ, डिलीवर करती हूँ, तो मेरा तो हक है ही। और मैं इतना पैसा तो नहीं मांग रही हूँ, जो मेरे हिस्से का है वो मुझे दे दो बस, इसमें क्या गलत है? लेकिन अब आप टीवी की हाईली पेड एक्ट्रेसेस में तो हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हाईली कुछ किसी को पता ही नहीं चलता कौन हाईली पेड है और कौन नहीं है। तो ये र्यूमर्स बस उड़ते रहते हैं। वो अरे लोग बोलते रहेंगे, हमको पता है, बट जो भी है रिस्पेक्टेबल अमाउंट है। लेकिन एक चर्चा तो चल रही थी कि मौनी रॉय के बाद लगभग सबसे बड़ा अमाउंट आपका ही चल रहा था। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऊपर वाले ने बहुत दिया है एंड जो हम डिजर्व करते हैं वो हमारे प्रोड्यूसर्स हमें देते हैं। और जब नागिन की सक्सेस लगातार बढ़ रही थी तो आप लोगों की सैलरी बढ़ रही थी, मतलब एकता आपका को पेमेंट पूछने की जरूरत ही नहीं, वो वैसे ही अपने दे आप? देती। बहुत बरकत है एकता के पैसों में। नहीं तो कंपनीज में अगर आप एक बार जॉब करने लगो, अगर मैं जॉब के बालाजी टेलीफिल्म्स में आपका जो पैसा है ना वो फिक्स डिपॉजिट, अगर आप भूल सकते हो पेमेंट लेना, वो नहीं भूलेंगे आपको पेमेंट देना। वो आपको तो इतने साल हो चुके हैं, मतलब अपने आप बढ़ाते हैं, आपके काम को देखते हुए, आपके सक्सेस को देखते वो हुए। बोलती जाएगी, उधर कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है जब तक हम काम कर रहे थे। एक आखिरी सवाल, मनमुटाव की बातचीत चल रही है एकता और आपके बीच में, ऐसा कुछ है आप क्लियर करना चाहेंगे? कहाँ शायद इसी वजह से आप इस नागिन के इस मैंने तो कभी सुना 6 में नहीं है, ऐसी बातें चल रही हैं कि कि कुछ मनमुटाव है, पता मनमुटाव नहीं मेरा क्या। और एकता का, मैं कभी एकता से हार्डली 3-4 बार मिली हूँ, उसके बाद तो, और वो भी सिर्फ सिटिंग में मिलती हूँ, स्टोरी सेशन में, उसके अलावा मैं कभी एकता से कभी नहीं मिली। तो इस बात का जिक्र हुआ कि इस वाले नागिन के सीजन में आप नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं? मुझे नहीं पता। अरे जब जरूरत होगी तो बुलाएगी ना वो। तो दोनों ही बेहद प्रोफेशनल है। मैंने प्रोफेशनलिज्म मुझसे भी बहुत कुछ सीखा है। एकता हैज रियली टॉट मी लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे कि कुछ बताएं। डोंट टेक सक्सेस फॉर ग्रांटेड, मेहनत करो। और ये आप बचपन से जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Pleasure meeting you and talking to you. Thank you.